नमस्कार दोस्तों। आज हम बीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के दूसरे फुल लेंथ टेस्ट का डिस्कशन और इसमें सबसे पहले हम ज्योग्राफी के सेक्शन को देखेंगे और इस सेक्शन में भी हम सबसे पहले कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को देखेंगे। तो जो हमारा जो दूसरा टेस्ट है उसमें सबसे जो टफ क्वेश्चन कहूं या यूं कहूं सबसे कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन था वो साउदर्न ओसिलेशन पे था, दक्षिणी दोलन पे था। सबसे पहले उसी क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की तो ये 16 नंबर क्वेश्चन, 1 से लेकर 24 तक ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के क्वेश्चन है, उसमें 16 नंबर क्वेश्चन इस दक्षिणी दोलन से है। तो देखो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। देखो ये ऋणात्मक दक्षिणी दोलन सूचकांक निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? मतलब नेगेटिव साउदर्न ओसिलेशन इंडेक्स है वो किसे बताता है, मतलब इनमें से किस अवस्था को बताएगा? तो पहला देखो क्या लिखा है, एल नीनो के लिए अनुकूल दशा है। दूसरा देखो लानीना के लिए अनुकूल दशा है। तीसरा लिखा है एल नीनो और लानीना दोनों के लिए अनुकूल दशा है। चौथा एल नीनो और लानीना दोनों के लिए प्रतिकूल दशा है। ये इसमें पूछा है आपसे। तो आपको दक्षिणी दोलन के बारे में पता होना चाहिए, एल नीनो के बारे में पता होना चाहिए, लानीना के बारे में आइडिया होगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और ये पीटी और मेंस दोनों में ही ज्यादातर स्टूडेंट्स को दिक्कत देता है। तो अब इसको पूरा डिटेल में हम देख लेते हैं कि दक्षिणी दोलन क्या है, एल नीनो क्या है, लानीना क्या है। तो अगर मैं सबसे पहले स्टार्ट करूं दक्षिणी दोलन से क्या अर्थ है। देखो दक्षिणी दोलन क्या होता है, ये दो जगहों के बीच के वायु दाब में अंतर को प्रदर्शित करता है। दक्षिणी दोलन, देखो दोलन का अर्थ होता है ओसिलेट करना, मतलब चेंज होते रहना, परिवर्तन होते रहना। और ये होगा कहां पर? ये पैसिफिक ओशन की बात कर रहा है, ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन, मतलब उष्ण कटिबंधीय प्रशांत महासागर में जो सागर तल है, सी सरफेस है, उस पर वायु दाब परिवर्तित होता रहता है, चेंज होता रहता है। और वही कंडीशन साउदर्न ओसिलेशन है और इसको मापा जाता है दो जगहों के वायु दाब में अंतर से। तो आपने सुना होगा एक शब्द ताहिती। देखो यहां पर एक जगह का नाम है, एक छोटा सा द्वीप है ताहिती। इसको नापा कैसे जाता है? देखो यहां पर एक आपको दिख रहा होगा ताहिती, और इधर देखो ये ऑस्ट्रेलिया, यहां पर आपको दिख रहा हो तो ये साउथ अमेरिका। देखो ये थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये नजर आएगा, ये साउथ अमेरिका है। तो वर्ल्ड के मैप पे दिखाता हूं, देखो ये रहा, ये साउथ अमेरिका है और ये ऑस्ट्रेलिया है। ये ऑस्ट्रेलिया ऊपर का, ये इंडोनेशिया का साइड, ये पूरा का पूरा साउथ अफ्रीका का वेस्ट साइड है। यहां पर आपको पेरू वगैरह नजर आएगा, पेरू हुआ, नीचे चिली हुआ, तो ये सारे यहां पर है। और इनके बीच ये रहा प्रशांत महासागर। और देखो ये कौन सी घटना यहां की है, यहां पर देखो ये विषुवत रेखा के पास की बात है। देखो इक्वेटर यहां से गुजरती इस जगह से लगभग, तो ये विषुवत रेखा के पास की घटना है और प्रशांत महासागर के अंदर की घटना है। तो इसीलिए इसको कहा है कि ये ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन की एक परिघटना है। और वहां पर सी सरफेस पर, ये जो सी सरफेस दिख रही है आपको, यहां के वायु दाब में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। वहां पर चेंज होता रहता है वायु दाब। और इसको नापा कैसे जाता है? देखो यहां पर एक छोटे छोटे द्वीप हैं बहुत सारे पैसिफिक ओशन में। ये आपने देखा होगा यहां पर न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड से अगर आप इधर देखोगे ऊपर की साइड में, तो यहां पर बहुत सारे द्वीप हैं इन जगहों पे। तो यहीं पर एक द्वीप है, उसका नाम है ताहिती। और यहां पर एक है इस जगह पर डार्विन, ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है। इन दोनों के वायुदाब के अंतर से इसको मापा जाता है। अब देखते हैं, मैं धीरे धीरे समझाता हूं, हम देखेंगे कि एलिनो क्या है, लानिना क्या है, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर मैं कहूं यहां पर एसओआई इंडेक्स, इसे बोलते हैं एसओआई, साउदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स, एसओआई, दक्षिणी दोलन सूचकांक। देखो ये होता है कि जो आपने अभी पढ़ा था ताहिती, मैं इसको टी से लिख दे रहा हूं। तो जो ताहिती है यहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या यूं भी इसको कई बार लिख देते हैं सी लेवल पे प्रेशर, सी लेवल एसएलपी, सागर तल पर वायु दाब। और दूसरा यहां पर डार्विन है जो, वहां पर सी लेवल, मतलब इन दोनों जगहों पर जो वायु दाब है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसके अंतर को ही बताया जाता है एसओआई। और जो साउदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स है, इसके अब दो फेज होंगे, एक होगा पॉजिटिव और एक होगा नेगेटिव। तो अगर मैं यहां पर पॉजिटिव की बात करूं, अगर ये धनात्मक है, इट मींस कि जो सी लेवल प्रेशर है वो ताहिती पर ज्यादा है, अर्थात यहां पर हाई प्रेशर होगा और इस जगह पर लो प्रेशर होगा। तभी तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी कि ताहिती पर हाई प्रेशर है और डार्विन पर लो प्रेशर है, तभी यहां पर इसकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी।
लेकिन अगर मैं बात करूं नेगेटिव फेज की, तो नेगेटिव फेज में यहां पर लो प्रेशर होगा और यहां पर हाई प्रेशर होगा, तभी ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी। तो जो साउदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स है या यूं कहूं दक्षिणी दोलन सूचकांक है, उसके दो फेज है, एक पॉजिटिव है और एक ये रहा। तो पॉजिटिव फेज में ताहिती के ऊपर वायुदाब ज्यादा होता है, जबकि डार्विन पे कम होता है। जबकि नेगेटिव में ताहिती पे लो प्रेशर रहेगा और डार्विन पर जो होगा वो हाई प्रेशर। लेकिन इससे कुछ क्लियर नहीं हो रहा कि एल नीनो से जुड़ा है या लानीना से जुड़ा है, जब तक हमें एल नीनो और लानीना के बारे में पता नहीं हुआ। तो अब देखते हैं, उस पे आते हैं। तो देखो यहां पर हम बात करें, इस डायग्राम को एक बार और से देख लो। देखो यहां पर आपको ये साउथ अमेरिका दिख रहा है और यहां पर आपको ये ऑस्ट्रेलिया नजर आ रहा है। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया है, इसके ऊपर ये रहा डार्विन और ये रहा ताहिती और ये रहा देखो न्यूजीलैंड छोटा सा यहां पर दिखाई दे रहा है। इस ताहिती को देखना है तो अभी और दिखा देता हूं मैप पर मैं आपको। देखो ये मैप देखो, यहां पर देखो ये ऑस्ट्रेलिया है और ये रहा न्यूजीलैंड। और देखो इसके इधर वाले ये जो द्वीप है इधर, इन सबको पोलिनेशिया कहा जाता है। क्यों इनको पॉलिनेशिया इसलिए कहा जाता है कि ये बहुत सारे द्वीप है, द्वीपों की संख्या बहुत ज्यादा है इस पर, तो यहां इस पार्ट को जो बोला जाता है उसे कहते हैं पॉलिनेशिया। और ये इंडोनेशिया के देखो इधर वाली साइड में, ये यूं को ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व की दिशा में ये जो द्वीप है, यहां पर पापुआ न्यू गिनी हुआ, सोलोमन आइलैंड हुआ, फिजी हुआ, ये जो सारे के सारे जो आइलैंड है इन्हें बोला जाता है मेलेनेशिया। मतलब यहां पर डार्क कलर के लोग रहते हैं, इसीलिए इसका नाम है मेलेनेशिया। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अभी थोड़े दिन पहले ये टुवालू न्यूज में था कि टुवालू आने वाले इस वर्षों में ये डूब जाने का खतरा इस पर है। इसका बहुत सारा जो पार्ट है वो सी लेवल राइज के कारण डूब गया है। ये न्यूज में था, अभी कल परसों की बात ही है टुवालू। तो ये किसका पार्ट है? ये पॉलिनेशिया में आता है और मेलेनेशिया में डार्क कलर के लोग रहते थे, इसीलिए इसे मेलेनेशिया कहा। और इससे ऊपर देखो लिखा है माइक्रोनेशिया। तो ये माइक्रोनेशिया में बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं, इसलिए इसे माइक्रोनेशिया कहा जाता है। और इसके अंदर देखो मेन कौन से, यहां पर लिखा होगा गिलबर्ट आइलैंड, ठीक है, मार्शल आइलैंड, ठीक है, ये पलाऊ, ये बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं जो यहां पर हैं, लेकिन इनका साइज बहुत छोटा है, इसीलिए इनका नाम लिखा गया है माइक्रोनेशिया। तो आपको इनमें से कुछ कुछ द्वीपों के जो मेन मेन है आपको नाम याद रखने होंगे, जैसे ये आपका मार्शल आइलैंड, गिलबर्ट आइलैंड, तो ये आपको याद रखने हैं। इसमें सोलोमन को, पापुआ न्यू गिनी को, फिजी को, ये सबको ध्यान में रखने। और ये रहा आपका पॉलिनेशिया। अभी मैं बता रहा था कि ये टुवालू पर डूबने का खतरा है। टुवालू हुआ, देखो यहां पर टोंगा हुआ, ये सारे के सारे क्या है, हवाई द्वीप जो यूएसए का है, ये सारे पॉलिनेशिया में आते हैं। और ये रहा देखो फ्रेंच पॉलिनेशिया। यहां पर अगर इस मैप को बड़ा करके देखेंगे तो यहां पर देखो ये दिख रहा है फ्रेंच पॉलिनेशिया, और यहीं पर एक द्वीप है आपका ताहिती। तो इसके वायुदाब को देखा जाता है। और यहां पर ये जो ऑस्ट्रेलिया है हमारा, इसके ऊपर यहां पर है डार्विन, इस जगह पर। तो ये डार्विन और यहां पर ये रहा आपका ताहिती। इनके वायुदाब में अंतर से साउदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स को नापा जाता है, या उसको हम देखते हैं कि पॉजिटिव में है या नेगेटिव। तो यहां पर हमने मैं देखा था कि यहां पर ये अगर पॉजिटिव है तो ये देखो यहां पर अगर हाई प्रेशर है और यहां पर अगर लो प्रेशर है, तो ये कैसा फेज होगा? ये पॉजिटिव फेज होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि ताहिती माइनस ऑस्ट्रेलिया का डार्विन था, ठीक है, तो ये ताहिती का और ये डार्विन का। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, ये पॉजिटिव फेज में है, यहां पर हाई प्रेशर है और यहां पर, लेकिन नेगेटिव फेज होगा तो यहां पर हाई प्रेशर हो जाएगा और यहां पर। ये तो हमने सिर्फ जनरल लोकेशन को देखा कि ये है का, और ऐसा होता क्यों है वो हमें देखना है। कभी तो देखो यहां पर हाई प्रेशर हो रहा है और कभी यहां पर हाई प्रेशर हो रहा है, तो इट मींस ये ऑसिलेशन हो रहा है। और यही मैंने कहा था कि साउदर्न ऑसिलेशन का अर्थ क्या है। साउदर्न ऑसिलेशन का अर्थ है कि ये जो आपका ट्रॉपिकल पैसिफिक है, यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर या सी लेवल जो प्रेशर है उसमें परिवर्तन होता रहता है, ऑसिलेशन होता रहता है, ठीक है। तो अब आते हैं ये होता क्यों है इस पे। तो अगर मैं बात करूं यहां पर इसकी एल नीनो की और ला नीना, इन्हीं वजह से ये ऑसिलेशन होता रहता है। देखो सबसे पहले जो सामान्यतः जो घटना होती है वो ये नॉर्मल कंडीशन ये है सामान्य रूप से। और कुछ कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जब एल नीनो का वर्ष आता है और ला नीना का वर्ष आता है, तब इसमें थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। देखो होता क्या सामान्य वर्षों में, देखो सामान्य वर्षों में देखूं तो हम वापस से वही बात कर रहे हैं ट्रॉपिकल ओशन की, यहां से 0 डिग्री गुजर
यहां से अगर 0 डिग्री गया तो एक चीज बताओ, ये पूरा का पूरा इलाका कैसा हो गया? ट्रॉपिकल इलाका है, ट्रॉपिकल। और यहां पर आपने देखा होगा कि ट्रेड विंड फ्लो करती हैं इस जगह पर। व्यापारिक पवने जिन्हें कहते हैं। तो देखो, ये व्यापारिक पवने जब इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगी तो ये इस पूरे की पूरे जो ओशन की सरफेस है, सागर की सतह है, उससे गर्म जल को यहां पर लाकर इकट्ठा करती जाएगी। जैसे मान लो कि ये, मान लो ओशन की सरफेस है और इधर से हवा यूं चले, तो ये पवन जब चलेगी तो ये अपने साथ ऊपर के सारे जल को बहाकर इस तट पर ले जाएगी और वहां पर गर्म जल इकट्ठा हो जाएगा। अब जब यहां का पानी गर्म हो गया इस जगह पर, तो इट मींस यहां का टेम्परेचर बढ़ गया, यहां का तापमान। अब यहां का अगर तापमान बढ़ेगा तो आप बताओ, तो जो सरफेस का टेम्परेचर बढ़ा तो इसके कांटेक्ट में जो सरफेस के ऊपर हवा होगी वो भी तो गर्म हो जाएगी। तो इस सी सरफेस के, ये सागर की सतह के संपर्क में जो एयर थी वो भी गर्म हो जाएगी। अब जब हवा गर्म हो जाएगी तो वो धीरे धीरे ऊपर उठना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि गर्म हवा हल्की हो जाती है, ऐसे ये ऊपर उठना स्टार्ट कर देगी। अब जब हवा यहां से ऊपर उठ गई तो इस जगह पर लो प्रेशर का निर्माण, और लो प्रेशर का निर्माण हो गया। अब देखो, अब इस कोस्ट की बात करते हैं, इस तट पे क्या हुआ। अब जब हवाएं इस तरह से फ्लो कर रही थी, इधर से इधर ट्रेड विंड यूं जा रही थी, जब ट्रेड विंड इस तरह से फ्लो करेंगी तो यहां का जो ऊपर का गर्म जल था वो तो बहकर इधर आ गया। जैसे हमने हवा यूं चलाई तो यहां से जो गर्म जल था वो बहकर इस किनारे पर आ गया, लेकिन यहां पर सी लेवल नीचा हो जाएगा, जो क्योंकि पानी इधर से इधर चला गया। अब क्या होगा, तो नीचे का जो ठंडा पानी है वो सरफेस पर आ जाएगा, अर्थात यहां पर अपवेलिंग हो जाएगी। मतलब जो ऊपर का गर्म जल तो बह गया, नीचे का जो ठंडा पानी है वो सरफेस पर आ जाएगा। तो वो जब सरफेस पर आएगा तो यहां का टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम हो जाएगा, और इसी वजह से यहां पर ठंडी जलधाराएं भी चलती हैं, जिन्हें आप हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा या पेरू की ठंडी जलधारा कहते हो। तो इस कोस्ट पर यहां पर ठंडी जलधारा भी प्रवाह से आप हम्बोल्ट या मैंने बताया पेरू की ठंडी जलधारा कहते हैं। अब देखो होगा क्या, जब ये अपवेलिंग हो गई, मतलब यहां का पानी ठंडा हो गया, तो हवा पानी ठंडा हो गया तो इसके ऊपर की जो एयर है इसके कांटेक्ट में वो भी ठंडी हो जाएगी। और जब ठंडी हवा हो जाती है तो वो नीचे बैठने की उसमें प्रवृत्ति पाई जाती है, वो सब्सिडाइज करती है। तो वो एयर क्या करेगी, ऐसे नीचे बैठना स्टार्ट करेगी। अब जब हवा नीचे बैठेगी, जब एयर सब्सिडाइज करेगी, तो यहां पर हाई प्रेशर का निर्माण। तो यहां पर देखो एयर अपलिफ्ट हो रही है, यहां पर इस प्रोसेस को बोलते हैं संवहन, कन्वेक्शन कहा जाता है। तो कन्वेक्शन के प्रोसेस से हवा यहां ऊपर उठ रही है और यहां पर अपवेलिंग हुई, जिससे ठंडा पानी हो गया यहां का, उसकी वजह से उसके संपर्क की वायु ठंडी होगी तो एयर सब्सिडाइज करने लगती है, जिसकी वजह से यहां पर हाई प्रेशर का निर्माण हो गया। अब देखो, हवा यहां पर हवा नीचे बैठ रही है, यहां पर एयर ऊपर की ओर अपलिफ्ट कर रही है। तो यहां से यहां देखो, इसकी पूर्ति के लिए इधर से इधर क्या करने स्टार्ट हो जाएंगी, हवाएं चलना स्टार्ट हो जाती हैं इधर से इधर। क्योंकि देखो ये हवा ऊपर उठ रही है, यहां से नीचे बैठ रही है, तो यहां पर लो प्रेशर होगा, और यहां पर हवाएं ऊपर उठती तो यहां पर हाई प्रेशर। तो ये हवाएं अब यहां से यहां चलेंगी, देखो एक साइकिल बन गया, और इस हाई से इस लो पर हवाएं ऐसे चलना स्टार्ट हो, और ये पूरा का पूरा एक सर्कुलेशन बन गया। इसे हम बोलते हैं वॉकर सर्कुलेशन, वॉकर परिसंचरण कहा जाता है। तो ये तो होती है सामान्य कंडीशन। तो अगर मैं सामान्य कंडीशन की बात करूं, अब मैं इसको हटा दे रहा हूं और सामान्य कंडीशन बताऊं प्रेशर को लेकर, तो सामान्य रूप से यहां इस एरिया में हाई प्रेशर रहता है और इस एरिया में लो प्रेशर। तो यहां पर लो प्रेशर है, ये डार्विन की साइड में, और इस साइड में कैसा है, हाई प्रेशर। अगर मैं इसी की बात करूं तो ये ठंडा जल अगर बढ़ता जाएगा नॉर्मल कंडीशन में, तो ये यहां तक ताहिती तक पहुंच जाएगा। ये ताहिती को हम क्या करेंगे, इस साइड के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ले लेंगे, कि ताहिती पर अगर हम नाप लेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि ये ठंडा जल यहां तक पहुंच गया, मतलब ये कंडीशन बहुत इंटेंस है। और ये वाला इलाका आपका किसको बताएगा, यहां वाली जो इलाका है वो डार्विन को रिप्रेजेंट करेगा, डार्विन उस स्थिति को बताएगा। तो यहां पर कैसा प्रेशर है, देखो यहां पर लो प्रेशर। तो नॉर्मल कंडीशन में मैंने क्या बताया, एसओआई में ताहिती, और यहां पर क्या है, डार्विन। तो ताहिती पे कैसा प्रेशर है, हाई प्रेशर, और डार्विन पे कैसा है, लो प्रेशर।
अभी और देखते हैं इसको, और खोलते हैं, धीरे धीरे और समझ में आएगा। अब देखो अब कौन सी कंडीशन आती है, एल नीनो की कंडीशन आती है। एल नीनो में क्या होता है कि ये जो अभी हमने पढ़ा था कि ये जो ट्रेड विंड ऐसे फ्लो कर रही थी इस जगह, इनकी स्पीड कम हो जाती है, ये कमजोर हो जाती है, वीक हो जाती है। अब जब ये ट्रेड विंड इस तरह से जा रही थी जो पहले और गर्म जल को यहां इकट्ठा कर रही थी, तो अब इनकी स्पीड कम हो जाएगी। अब अगर इनकी स्पीड कम हो गई तो ये जो गर्म जल यहां से उठा उठा कर या यूं को खींच कर यहां ला रही थी, अब वो नहीं ले जा पाएंगी। अब जब वो गर्म जल यहां नहीं जाएगा तो इट मीन्स वो गर्म जल यहां पर इकट्ठा होने लगेगा। तो यहां यूं इस हाथ को देखें कि यहां से ये पहले ये हवा चली और ये गर्म जल को यहां ला रही थी। अब ये गर्म जल जब यहां नहीं आएगा तो ये गर्म जल यहीं इकट्ठा होने लगेगा, तो यहां का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। और दूसरा, ये जो हवा पहले यूं गर्म जल को यहां ले जा रही थी, तो यहां पर पानी ज्यादा इकट्ठा हो गया होगा, तो यहां पर सी लेवल हाई होगा, यूं होगा। ये हवा यूं ले जा रही थी तो यहां पर सारा पानी इकट्ठा हो गया, तो इस तरह का स्लोप बना हुआ है। तो अब धीरे धीरे पानी क्या करेगा, वापिस आना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो था, ये आपकी जो ट्रेड विंड है, ये जो वीक हुई, तो इससे क्या हुआ, एक तो यहां का पानी इधर जाना बंद हो गया, तो यहां का टेम्परेचर वैसे भी बढ़ना शुरू, क्योंकि गर्म जल ऊपर ही खड़ा हो गया। दूसरा, जो पानी पहले इधर इकट्ठा हुआ था वो भी वापिस आना स्टार्ट कर देगा, जिससे क्या होगा, उस साइड का टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा। देखो इस डायग्राम में, अब देखो क्या हुआ, इस डायग्राम में देखें जरा, तो यहां पर देखो क्या हुआ कि ये जब ट्रेड विंड वीक हो गई, कमजोर हो गई, जो इस तरह से फ्लो कर रही थी, अब ये कमजोर हुई, तो यहां का गर्म जल यहीं इकट्ठा होना शुरू हो गया। और दूसरा, जो पानी पहले इधर इकट्ठा हुआ था वो भी वापस जाना स्टार्ट हो गया और यहां पहुंच, इस वजह से यहां का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और इसी कंडीशन को कहा जाता है एल नीनो। अर्थात ये जो पेरू का तट था, यहां पर पहले जो ठंडी जलधारा बहती थी उसकी जगह पर अब गर्म पानी इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर यहां पर गर्म जल होगा तो यहां का टेम्परेचर बढ़ गया। अब देखो, जो पहले हमने देखा था, तो अगर यहां का टेम्परेचर बढ़ा, इस जगह का टेम्परेचर अगर बढ़ गया, तो यहां पर अब लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अब अगर लो प्रेशर क्रिएट होगा तो यहां हवाएं ऊपर उठना स्टार्ट करेंगी, कन्वेक्शन होगा। और जबकि यहां से जब ये पानी इधर जाएगा तो इसके कंपैरेटिवली कह रहे हैं, तुलनात्मक रूप से यहां का तापमान कम हो जाएगा, इस जगह का तापमान कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो गर्म जल यहां इकट्ठा था वो वापस उधर जाने लगा, अब पानी इधर से जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम होने का मैंने अभी बताया था कि इससे यहां पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अब इससे जब हाई प्रेशर क्रिएट होगा, ये हमने देखा था, यहां पर उसके कंपैरेटिवली ठंडा पानी है तो यहां पर एयर सब्सिडाइज करेगी। और जब एयर सब्सिडाइज करेगी तो ये साइकिल देखो, ये यहां से यहां हवाएं चलने लगेंगी और यहां पर भी हवाएं इस तरह से फ्लो है। तो वॉकर सर्कुलेशन बिल्कुल उल्टा हो गया। और यहां का देखो वायुदाब में अंतर हुआ है, नहीं हुआ? पहले यहां पर हाई प्रेशर था, अब लो प्रेशर हो गया, और यहां पर लो प्रेशर था, यहां पर हाई प्रेशर हो गया। तो देखो अब पूरा का पूरा जो प्रेशर का जो सिस्टम था है, वो उल्टा हो चुका है, परिवर्तित हो गया। इसे कहेंगे साउदर्न ओसिलेशन। ओसिलेट हो रहा है बार बार, कभी तो यहां पर हाई प्रेशर था, अब लो हो गया, पहले लो था फिर हाई हो गया। इस तरह से कंडीशन बदलती रहती है यहां पर। इस कंडीशन को बताने के लिए साउदर्न ओसिलेशन शब्द का यूज किया जाता है। और उनको अब उसका कोई ना कोई कहां का वायुदाब नापे, ये लो प्रेशर है और यहां पर हाई प्रेशर है, तो इनको नापने के लिए कि हाई प्रेशर कहां का हम लें और लो प्रेशर कहां का लें, किन जगहों को हम एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव के रूप में लें या जहां पर जाकर हम इनको मापें, तो उसके लिए दो जगह सेलेक्ट की गई। एक तो ताहिती को ले लिया गया और एक ले लिया गया डार्विन। तो अब देखो दूसरी कंडीशन, ला नीना। अब ला नीना क्या होता है? ला नीना यही कंडीशन है जो नॉर्मल कंडीशन है, इसका इंटेंसिव फॉर्म है, मतलब इसका सघन रूप, मतलब ये और मजबूत हो जाती है। अर्थात इस दशा में क्या होगा, ये ट्रेड विंड और तेज हो जाती है, इनकी स्पीड बढ़ जाती है। जब इनकी स्पीड बढ़ जाएगी तो ये और ज्यादा गर्म जल को यहां लेके आएंगे, तो ये गर्म जल और ज्यादा गर्म हो जाएगा, यहां का तापमान और ज्यादा बढ़ जाएगा और यहां का तापमान और ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि यहां से सारा गर्म जल इधर जा रहा है और नीचे से ज्यादा अपवेलिंग हो रही है। इसकी वजह से यहां का जो टेम्परेचर था वो और कम हो जाएगा और यहां का टेम्परेचर है वो और ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर जो लो प्रेशर था पहले वो और ज्यादा इंटेंस हो जाएगा, यहां का जो हाई प्रेशर था वो और ज्यादा सघन हो जाएगा, मतलब इन दोनों के अंतर और बढ़े। तो ये जो नॉर्मल कंडीशन है उसी का जो इंटेंसिव फॉर्म, जो सघन फॉर्म होता है, वही कहलाता है ला नीना। तो नॉर्मल कंडीशन और ला नीना सिमिलर होती है, लेकिन वो उसका
इंटेंसिव फॉर्म होता है नॉर्मल कंडीशन। अब बात करते हैं हम किसकी, SOI की, साउदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स की। देखो अब हमने बात की थी SOI। SOI में मैं T लिख रहा हूं, यहां हमने बात कर ही ली है कि ये सी लेवल पर प्रेशर की बात कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, और ये दूसरी बात कर ली डार्विन की। तो अगर मैं कहूं पॉजिटिव फेज, तो पॉजिटिव फेज में क्या होना चाहिए, देखो यहां पर हाई प्रेशर, ताहिती पर हाई प्रेशर होना चाहिए, और डार्विन पे कैसा प्रेशर होना चाहिए, लो प्रेशर, ये पॉजिटिव वैल्यू आने के लिए। लेकिन अब हाई प्रेशर का संबंध मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि हाई प्रेशर का संबंध तापमान से है, टेम्परेचर कम होना चाहिए तभी वहां पर हाई प्रेशर होगा। और लो प्रेशर कब होता है, जब टेम्परेचर वहां पर क्या होगा। इस कंडीशन में देखो, ऐसी कंडीशन कब होती है पॉजिटिव वाली, कि जब ताहिती वाली साइड में, मतलब साउथ अमेरिका वाली साइड में टेम्परेचर कम हो। तो ये कंडीशन कब होगी, ये कंडीशन पैदा होती है तब जब आपकी या तो नॉर्मल कंडीशन हो और या आपकी किसकी कंडीशन हो, ला नीना की कंडीशन। देखो इस मैप में, इस मैप में देखते हैं जरा। इस कंडीशन में देखो, अगर मैं ताहिती को इस साइड में मान लूं, ये रहा यहां पर ताहिती है आपका, तो वो इसके पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा और ये वाला इस साइड को रिप्रेजेंट। तो अगर यहां पर कैसा है, हाई प्रेशर है, इट मींस यहां पर टेम्परेचर क्या है, कम है। और यहां पर अगर क्या है, लो प्रेशर है, इट मींस यहां पर टेम्परेचर ज्यादा है। तो ये कंडीशन हमें दिखाई दे रही है। देखो नॉर्मल कंडीशन और लानीना दोनों में यहां पर क्या रहता है, टेम्परेचर ज्यादा रहता है, इधर टेम्परेचर कम रहता है, हाई प्रेशर रहता है। तो ये कंडीशन कहां पर क्रिएट होगी, पॉजिटिव वाले में। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, नेगेटिव की, नेगेटिव में क्या होगा, देखो अगर मैं नेगेटिव फेज की बात करूं, तो ये ताहिती पर कैसा प्रेशर होना चाहिए, लो प्रेशर, और डार्विन पर कैसा प्रेशर होना चाहिए, हाई प्रेशर। अब जब ये कंडीशन कब होगी, यहां पर अगर टेम्परेचर ज्यादा हो और यहां पर टेम्परेचर, तो ताहिती या यूं कहूं साउथ अमेरिका की साइड में, ताहिती कह दूं या क्या कह दूं, साउथ अमेरिका की साइड में टेम्परेचर ज्यादा होना। तो देखो ये रहा साउथ अमेरिका या इस साइड में, ताहिती की साइड में टेम्परेचर का ज्यादा होने का मतलब कब हुआ, एल नीनो की कंडीशन। और इधर हाई प्रेशर का मतलब हुआ कि यहां पर क्या हो गया है, यहां पर टेम्परेचर, तो जाके क्या बनेगा आपका, ये नेगेटिव फेज है, क्लियर होगा। तो नेगेटिव फेज में इस ताहिती की साइड में कैसा होगा, लो प्रेशर, डार्विन की साइड में हाई प्रेशर, और ये कंडीशन होती है एल। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था, इसीलिए कहा था ये क्वेश्चन काफी कंसेप्चुअल है। इसमें आपको साउदर्न ऑसिलेशन भी आना चाहिए, उसका ये फॉर्मूला भी आना चाहिए, फिर एल नीनो ला नीना के बारे में भी पता होना, तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब आते हैं उस पे, देखो क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या रहा है, ऋणात्मक दक्षिणी दोलन सूचकांक। देखो जब जैसे ही आपको पता लगेगा, तुरंत अगर आपको कंसेप्ट आता है तो क्लियर हो जाएगा। ऋणात्मक दक्षिणी दोलन की बात कैसे होगी, एल नीनो वाली कंडीशन होगी। ठीक है, तो यहां पर हमें ऑप्शन क्या होगा, देखो ये एल नीनो के लिए उपयुक्त है, लानीना के लिए है, एल नीनो और लानीना दोनों के लिए, दोनों तो एक साथ कभी भी नहीं हो सकते, और ये भी दोनों नहीं एक साथ हो सकते। तो कौन सी कंडीशन होगी, एल नीनो के लिए अनुकूल। तो ये क्वेश्चन था आपका 16 नंबर, तो काफी कंसेप्चुअल था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम फिर से क्या करते हैं, शुरू वाले क्वेश्चंस पे एक से शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन आपको समझाना था, क्योंकि इसमें दिक्कत रहती है एल नीनो ला नीना में। तो शॉर्ट में इतना ही है कि कम समय में इतना ही समझाया जा सकता था जितना मैंने आपको समझाया। अदरवाइज क्लासरूम में तो ये कितना चलता है, कम से कम 2-2.5 घंटे लगते हैं इस पूरे टॉपिक को समझाने में। तो आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो कौन सा है, गोल्डीलॉक्स जोन से। तो गोल्डीलॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा। कुल मिला के उसने क्या पूछा कि गोल्डीलॉक्स जोन है क्या। ठीक है, इसके बाद देखो इसमें क्या लिखा है, यह बाहरी अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज है। दूसरा, यह मूल्यवान धातुओं से युक्त उल्का पिंडों की खोज से संबंधित है। तीसरा, यह पृथ्वी के अंदर का वह क्षेत्र है जिसमें शैल गैस उपलब्ध रहती है। और यह भूपृष्ठ के ऊपर वास योग्य मंडल की सीमाएं है, मतलब पृथ्वी की सतह के ऊपर जहां तक जीवन है उसकी बात कर रहा है। तो इसमें आपको अब इस शब्द के बारे में आपको पता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज तो देखो इसमें क्या होगा, देखो गोल्डीलॉक्स जोन के बारे में बात करते हैं।
अगर मैं इसको आपको ये दिखाऊं, ये है आपका गोल्डीलॉक्स जोन। देखो कोई भी जो स्टार सिस्टम होता है, कोई भी जो तारा होता है, उसके चारों ओर क्या होते हैं, उसके ग्रह होते हैं, के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। लेकिन जब उसके चारों ओर परिक्रमा करेंगे तो एक निश्चित जगह पर ही जीवन संभव हो पाता है, उसी के लिए अनुकूल परिस्थितियां हो सकती हैं। सभी जगह जीवन संभव नहीं हो पाता, क्योंकि स्टार है, तारा है, जो मान लो हमारा सूर्य है, उसके बहुत पास जो ग्रह होगा उसका तापमान बहुत ज्यादा होगा, और जो बहुत ज्यादा दूर है उनका तापमान बहुत कम होगा। और अगर बहुत ज्यादा तापमान है तो पानी सारा का सारा वाष्प बन के उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। और बहुत दूर है तो सारा जम जाएगा, तो वहां पर भी जीवन संभव नहीं हो पाएगा, और बहुत पास है वहां पर भी जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो उसको जो भी कोई स्टार होता है उससे एक निश्चित दूरी पर ही सभी चीजें क्या होती हैं, अनुकूल होती हैं, और वहां पर ही जीवन संभव हो पाता है। सभी जगहों पर जीवन संभव नहीं हो पाता। और इस हैबिटेट जोन को, जो आवास योग्य जो क्षेत्र होता है, उसे कहा जाता है गोल्डीलॉक्स। तो देखो यहां पर इसकी बात की गई है, तो इन्हीं जगहों की खोज की जा रही है कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जो गोल्डीलॉक्स जोन के अंदर आ सकते हैं हमारे सोलर सिस्टम में, किसी अदर सोलर सिस्टम में, कहीं पर भी, किसी भी तारे के चारों ओर ऐसे कौन कौन से प्लैनेट्स हैं जहां पर जीवन संभव हो सकता है। और उसके लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि उनकी दूरी इतनी होनी चाहिए कि वहां पर पानी जो है वो तरल अवस्था में हो, ना तो वो उड़ जाए ना वो जम जाए, ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो ये वो है, देखो यहां पर, ये देखो, ये बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है ये स्टार है, या मान लो कहें कि हमारा सूर्य है, सन है। इससे देखो, इसके बहुत पास आओगे तो बहुत ज्यादा गर्मी है, और इससे बहुत ज्यादा दूर चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा ठंड हो जाएगी। और ये जो बीच का जो आपको दिखाया, ये बिल्कुल सही जगह है, जस्ट राइट जगह है, ये हैबिटेबल जोन है, यहां पर जीवन संभव हो सकता है। तो और इसी तरह देखो यहां पर भी, देखो इस वाले में भी ये लिखा है कि ये सन है, इसके पास बहुत ज्यादा गर्मी है, और इससे बहुत ज्यादा दूर जाने पर बहुत ज्यादा, तो यहां पर पानी होगा बिल्कुल जम जाएगा, और यहां पर जो होगा सब इवेपोरेट हो जाएगा। और ये बिल्कुल जगह है जहां पर क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन है जहां पर जीवन संभव हो सकता है। तो इस वाले भाग को बोला जाता है गोल्डीलॉक्स जोन है। तो यही आपको इसमें पूछा गया था। तो अब आते हैं उस क्वेश्चन पे कि उसका ऑप्शन क्या होगा। अगर मैं बात करूं, इसमें क्या होगा, बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज करना होगा या नहीं होगा, ये होगा, आसान है बिल्कुल, किसी कोई इतना मुश्किल नहीं। दूसरा देखो, मूल्यवान धातुओं से युक्त उल्का पिंडों की खोज, ये तो हो नहीं सकता। फिर देखो, पृथ्वी के अंदर का वह क्षेत्र जिसमें शैल गैस उपलब्ध हो, इससे भी संबंधित नहीं है। ये भूपृष्ठ के ऊपर वास योग्य मंडल की बात है, अर्थ सरफेस के ऊपर, ये अर्थ सरफेस की बात नहीं है, ये पूरे क्या अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज है कि जहां पर जीवन संभव, ना कि ये पृथ्वी के ऊपर वास योग्य मंडल की सीमा बता रहा है कि पृथ्वी से ऊपर कहां तक जीवन संभव हो पाए, ये उसकी बात नहीं कर। तो पहला नंबर ऑप्शन इसमें क्या होगा, सही हो जाएगा। तो ये आपको इसमें ऑप्शन रहे। अब आते हैं देखो इसके बाद वाले क्वेश्चन। अब आ रहा है कि क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, एस्टेरॉइड्स के बारे में। देखो एस्टेरॉइड क्या होती है, देखो इसको थोड़ा सा एवोल्यूशन से समझते हैं। देखो जब हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ था, तो पूरा का पूरा एक नेबुला होती है। हमने लास्ट जो पेपर था उसमें भी मैंने आपको समझाया था कि एक निहारिका होती है इस तरह की। इस निहारिका में गैस होती है और डस्ट पार्टिकल होते हैं, डस्ट धूल कण होते हैं। 98% के करीब करीब गैसेज होती हैं, और 2% के करीब करीब इसमें धूल के कण होते हैं, तरह तरह के जो आपके चीज वगैरह ये सब होते हैं। जो डस्ट पार्टिकल है वो 2% होंगे, और गैस होगी 98%। अब इस पूरे के पूरे गैसियस क्लाउड से, या यूं कहूं इस निहारिका से, नेबुला से, हमारे पूरे के पूरे सोलर सिस्टम का निर्माण होता है, सिस्टम का निर्माण। अर्थात धीरे धीरे इनमें क्या होती है, ग्रेविटी की वजह से ये सारा मटेरियल एक जगह इकट्ठा होने लगता है। ये आपस में टकराएंगे, मान लो कि ये दो कण है, ये आपस में टकराएंगे, ये बड़ा कण बने। फिर इनके पास के छोटे छोटे कण इनके साथ टकराएंगे तो एक बड़े भाग का निर्माण हो जाएगा। फिर इनके साथ बड़े बड़े इस तरह से आपस में क्लम्प होते जाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते जाते हैं, और साइज बड़ा होता, और धीरे धीरे ये जो मटेरियल है ये साफ होने लगेगा, और धीरे धीरे तारों का निर्माण होगा, धीरे धीरे फिर ग्रहों का निर्माण होता जाता है। तो हमारे सोलर सिस्टम में भी तो यही हुआ कि सेंटर में सन का निर्माण हुआ, यहां पर सूर्य का निर्माण हुआ, इसी निहारिका से।
और फिर इसके चारों तरफ हमारे क्या होगा, ग्रहों का निर्माण होना। इस तरह से ग्रहों का निर्माण, ये ग्रह हो गया, फिर ये हो गया, फिर यूं ग्रहों का निर्माण होता है। और ये जो हमने देख रहे थे, ये पूरा का पूरा जो निहारिका था, ये साफ होती गई, क्लियर होती गई, क्योंकि सारा का सारा जो डेब्रिस था, कचरा था, या यूं को जो सारा मटेरियल था, वो ग्रहों में या सूर्य में चला गया, क्योंकि इनकी ग्रेविटी है, ये खींच लेते हैं अपने आसपास के मटेरियल्स को, सारे को क्या किया, अपने अंदर समाते गए और इनका साइज बड़ा होता चला गया। और धीरे धीरे पूरा अंतरिक्ष साफ होता गया और पूरा का पूरा क्या हो गया, ग्रह सिस्टम एक तरह से एक लाइन में आ गए। तो सबसे पहले सन हो गया और उसके बाद दूसरे ग्रह लगते गए, और जो आसपास का कचरा था वो इन ग्रहों के अंदर उनकी ग्रेविटी ने खींच लिया और समा गया। और जो बचा हुआ पार्ट था, कुछ पार्ट में उनके उपग्रह बन गए, तो कुछ उनके उपग्रह बन गए। तो इस तरह से पूरा का पूरा अंतरिक्ष साफ हो गया। ये जो निहारिका थी, अब ये इस तरह का ना दिखाई दे के बिल्कुल क्लीन है, वहां पर बीच में सन है, सूर्य है, और उसके बाद उसके ग्रह हैं, और ग्रहों के पास जो डेब्रिस था, जो बचा था, वो उनके मून बन गए। लेकिन फिर भी कुछ डेब्रिस बच गया, कुछ कचरा बच गया, जो किसी भी ग्रह में नहीं जा पाया। तो वो जो कचरा है, चट्टानों के टुकड़े हैं, वो कहलाते हैं आपके एस्टेरॉइड। अगर मैं इसकी बात करूं इस डायग्राम से, ये डायग्राम देखिए आप, इससे आपको आइडिया होगा। ये हमारे क्या पूरे के पूरा सोलर सिस्टम है। देखो ये सूर्य हुआ और उसके बाद ये हमारे सारे के सारे ग्रह लगे हुए। और देखो ये सारा पहले क्या था, पहले इस तरह से ये पूरा का पूरा एक तरह से निहारिका के रूप में था। सब ये इस तरह से गैस और धूल के कण यूं फैले हुए थे पूरे, और ये सब आपस में टकरा टकरा के आपस में मिल के क्लम्प होते गए, और इस तरह से ग्रहों का निर्माण होता गया, और ये पूरा का पूरा जो स्पेस है वो साफ हो गया। जैसे मान लो कि अर्थ के पास इस तरह से पूरा डेब्रिस होगा कोई इस तरह से, वो सारा का सारा धीरे धीरे क्या हुआ, इसके अंदर ऐसे अर्थ की ग्रेविटी ने इसको खींचता गया और सब आपस में मिलके क्या किया, अर्थ का फॉर्मेशन कर दिया। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, कुछ कचरा क्या हो गया, बच गया, और वो क्या हुआ, इन ग्रहों के बीच में ऐसे फंस गया। वो ना तो इस जुपिटर में जा पाया और ना इस मार्स में जा पाया, और इनके बीच में ये रहा, एस्टेरॉइड बेल्ट के रूप में रह गया। ये चट्टानी टुकड़े हैं, ये चट्टानों के इस तरह से क्या है, टुकड़े हैं, जो ना तो इसमें जा पाए और ना इसमें जा। तो ऐसे चट्टानी टुकड़े टुकड़े जो जुपिटर और मार्स के बीच में फंसे हुए हैं, या यहां पर हैं और सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं यूं, उन्हें कहा जाता है एस्टेरॉइड बेल्ट। में बहुत सारे ऐसे एस्टेरॉइड हैं, ये चट्टानी टुकड़े होते हैं। इस तरह की एक और बेल्ट है, देखो यहां पर एक तो ये बेल्ट है, तो अंदर वालों के लिए तो ये, बाहर देखो ये यहां पर एक क्यूपर बेल्ट भी है। ये भी वही डेब्रिस है जो इन ग्रहों का पार्ट नहीं बचा, लेकिन ये बाहर की वाली साइड में बच गया। और यहां पर टेम्परेचर बहुत कम होने की वजह से ये सारे के सारे लगभग आईसी हैं, स्नो के बने आईसी हैं ये सारे के सारे। कोर में इनके चट्टाने हैं, लेकिन चारों तरफ इनके क्या जो गैस है वो जम चुकी हैं आईसी फॉर्म में, क्योंकि देखो यहां से यहां जाओगे, दूरी बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर कम होता जा रहा है। तो ये सारे के सारे रॉकी फ्रेगमेंट्स हैं, और ये क्या है, आईसी है। तो यहां से देखो आपके एस्टेरॉइड बेल्ट है। इसको एक और डायग्राम से भी आप देख सकते हो, ये रहा, देखो ये रहा आपका जुपिटर और ये रहा आपका मार्स, और इनके बीच में ये रही पूरी की पूरी एस्टेरॉइड। और कभी कभी देखो इनमें से कोई कोई एस्टेरॉइड यहां से निकल के ये पृथ्वी के पास से इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है। यहां पर कभी कभी ये क्या करे, यहां से इस डायरेक्शन में यूं आके, और ये अर्थ के पास से, देखो ये रही अर्थ, अर्थ के पास से गुजर जाए। और कई बार क्या होता है, कुछ छोटे होते हैं वो अर्थ पर गिरते भी हैं, हम उल्कापात कहते हैं। तो वो सब क्या होता है, यहाँ पर मीटियोर, मीटेरोइड आपने सुना होगा, वो सब क्या है, इनमें से कई कई बार क्या होते हैं, ये इस पर इस अक्ष पर यूं ना घूमते घूमते कई बार वो इधर से भी आ जाते हैं। तब ये क्या करते हैं, अर्थ के पास से गुजरते हैं। तो ध्यान रखना है, तो इसके बारे में ये है क्या, ये एक तरह से डेब्रिस है जो जुपिटर और मार्स के बीच में फंसा है, सूर्य की पूरी परिक्रमा कर रहा है, चट्टानी टुकड़े हैं। और इसी के जैसी एक और बेल्ट है जो बाहरी भाग में है, जिसे हम क्यूपर बेल्ट कहते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन था। तो अब देखते हैं उसके आंसर को कि क्या था उसके अंदर। यहां पर वो क्या कह रहा है, कह रहा है क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं, ठीक है, ये बात सही है। दूसरा,
अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक भी है, तो बात सही है, हाँ ये भी है। तीसरा, क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित है, यहां पर गलत है। देखो कहां पर है, बृहस्पति और अभी हमने देखा था मंगल के बीच में है, ना कि बृहस्पति और शनि के बीच में। तो 3 नंबर आपका गलत हो गया यहां पर, ये नहीं है। तो जैसे ही 3 गलत हुआ आपको क्या करना है, ऑप्शन में से निकाल देना है। तो ये भी 3 गया, ये भी गया और ये भी गया। कौन सा सही है, एक और। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में, ठीक है, तो यही लिखा है, यही लिखा है बस। इसमें ये भी आपको जरूर चेक कर लेना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कहीं नीचे ये तो नहीं लिखा सत्य है या असत्य है। तो देखो पहला है, क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न कारों के चट्टानी टुकड़े हैं, सही है। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे होते हैं और उनका व्यास 1000 किलोमीटर तक हो, ये भी बात सही है। लेकिन ये बृहस्पति और शनि के ना बीच में, बृहस्पति और मंगल के बीच में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब इससे ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन इस साल मुझे लगता है यूपीएससी में भी आया था, रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, सबसे अधिक कौन सी निकलती है? जल वाष्प निकलती है सबसे ज्यादा। इसका आंसर होगा 4 नंबर, वाटर वेपर। ठीक है, इसमें कोई कंसेप्चुअल नहीं था, ये वाला कंसेप्ट वाला थोड़ा सा क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इसमें लिखा, भूकंपीय छाया क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा विकल्प चुनिए। क्या लिखा है, भूकंपीय छाया क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और विकल्प चुनिए। मतलब ये किससे क्वेश्चन है, शैडो जोन से। आपने सुना होगा जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना हम पढ़ते हैं तो वहां पर शैडो जोन होता है, तो शैडो जोन से संबंधित ये क्वेश्चन है, पहली बात। अब इसके ऑप्शन देखते हैं क्या है। वो कह रहा है, कथन के एक कह रहा है कि एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। मतलब कोई भी भूकंप आएगा उसका शैडो जोन अपना अलग होगा, जरूरी नहीं है कि सबका क्या हो, सेम हो। अभी देखते हैं इसको क्या है। दूसरा, भूकंप लेखी भूकंप अधिकेंद्र से 150 डिग्री 105 डिग्री के बाहर भी इसी पर पी व एस दोनों तरंगों का अभिलेखन करते हैं। वो कह रहा है कि जो आपका भूकंपीय तरंगों को मापने वाला यंत्र है वो 105 के बाद भी पी और एस दोनों तरंगों को क्या करता है, अभिलेखन करता है, उनको रिकॉर्ड करता है। तो अब ये सारा का सारा क्वेश्चन क्या है आपका, आपको शैडो जोन के बारे में पता होना चाहिए। तो इसको भी देख लेते हैं। देखो आपने पढ़ा होगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को ज्ञात करने में भूकंपीय तरंगों की भूमिका, भूकंपीय तरंगों की भूमिका, ये आपने पढ़ा होगा। तो भूकंपीय तरंगे से के माध्यम से हम कैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को ज्ञात करते हैं? सबसे पहला तो था कि एक अप्रत्यक्ष स्रोत है, इनडायरेक्ट सोर्स है अर्थ की आंतरिक संरचना को ज्ञात करने का। दूसरा, भूकंपीय तरंगे क्या करती हैं, जब ये किसी भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो इनके वेग में चेंज हो जाता है, इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो जहां पर एकदम से वेलोसिटी चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हमें पता लग जाएगा कि यहां पर कोई दूसरी लेयर स्टार्ट हो गई है। दूसरा, हमने ये भी देखा था कि कुछ तरंगे ऐसी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड में से जा पाती हैं या सॉलिड में से जा पाती हैं, कुछ ऐसी होती है जो दोनों में से गुजरती हैं। तो हमने ऐसी तरंगे पढ़ा था, देखो P3 और S3 और एक सरफेस वेव होती है। तो इनको हम छोड़ दें, ज्यादातर हम किनका यूज करते हैं, P और S तरंगों का यूज किया जाता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को ज्ञात करने। और S तरंगों की खासियत थी, ये सिर्फ और सिर्फ किस में से गुजरती हैं, सॉलिड में से। P है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों में से गुजर, ये सामान्य विशेषता। और पी तरंगों की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, एस की उससे कम होती है। इन्हें प्राइमरी तरंगे कहते हैं, इन्हें द्वितीयक तरंगे कहा। ये थोड़ा सा नॉर्मल है। अब आते हैं शैडो जोन की बात। आपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ा होगा, ये लो, इसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि कोर होता है हमारा। ये मान लो कि अंदर का भाग है कोर। और आपने पढ़ा होगा कोर भी दो तरह का था, एक आउटर कोर था और एक इनर कोर था। मैं इसी को कोर बना लेता हूं। ये आपका हो गया आउटर कोर, तो लिख देता हूं ओसी। ये है आउटर कोर और ये है आपका इनर कोर। और इसके ऊपर पृथ्वी के और ये सबसे ऊपरी लेयर जो आपकी होगी, ये क्रस्ट होगी, बहुत ही पतली सी। तो या यूं को उसको ना भी हटाएं तो ऐसे भी चल जाएगा कि सबसे ऊपरी लेयर बहुत ही पतली होती है। तो भूकंपीय तरंगे कहां से आएंगी, सबसे ऊपरी पार्ट में ही आती हैं। ठीक है,
सर्वाधिक जो गहरे भूकंप आते हैं वो 640 किलोमीटर तक के होते हैं। तो सब ऊपर से 640 किलोमीटर बहुत ही छोटा पार्ट होता है, बहुत ही पृथ्वी के पूरी त्रिज्या के हिसाब से तो वो बहुत ही छोटा सा पार्ट है। तो मान लो कि इस क्षेत्र से भूकंपीय तरंगे निकली, भूकंपीय तरंगे जहां से उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है? भूकंप मूल, फोकस कहते हैं। आपने पढ़ा होगा, अगर मैं यूं पृथ्वी की आंतरिक संरचना को ले लूं तो जहां से भूकंपीय तरंगे पैदा होती हैं उसे बोला जाता है फोकस, और जहां पर सबसे पहले पहुंचती है उसे कहते हैं एपी कंप केंद्र। इस फोकस को कई बार आपने सुना होगा, इसे हाइपो सेंटर भी कहते हैं, हाइपो। तो यहां पर भूकंपीय तरंगे सबसे पहले उत्पन्न हुई और उसके बाद ये सरफेस पर जहां सबसे पहले पहुंचती हैं उसे कहा जाता है एपी सेंटर या अधिकेंद्र। तो यहां पर मान लिया कि भूकंप को उत्पन्न हुआ था, तो अब भूकंपीय तरंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाएंगी। जैसे ही अंदर की ओर जाएंगी तो आउटर कोर के बारे में आपको पता है कि ये लिक्विड होता है। जब ये भूकंपीय तरंगे गई तो यहां से यहां तक ये 105 है, यहां तक आपको दिखाई देंगी पी और एस दोनों तरंगे, पी तरंग भी है और ये एस भी है, और यहां पर पी भी है और एस भी है। लेकिन अगर मैं यहां से बात करूं यहां, तो यहां तक तो आपको पी और एस दोनों नजर आएंगी, लेकिन इसके आगे सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ पी रही, एस नहीं आएगी। यहां पर एस गायब हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ पी रह जाती है। क्यों? क्योंकि ये लिक्विड है, लिक्विड में एस तरंग कभी भी नहीं जाएगी, यहां पर सिर्फ और सिर्फ पी तरंगे गुजरती, और पी तरंग की दिशा भी देखो चेंज हो गई, उसकी भी डायरेक्शन में चेंज हो गया, और ये इनर कोर में जाएगा तो यहां पर भी इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और फिर ये बाहर ऐसे निकलती है। और ये तो पी वेव देखो, यहां पर पी गई और यहां पर पी, और ये 143। तो ये 105 से 143 के बीच में देखो, ये इलाका जो 105 है और 14, इसके बीच में ना तो पी तरंग आ रही है और ना ही यहां पर एस आ रही है। ये यहां से बाहर गई तो यहां पर ना तो पी है इस इलाके में और ना एस है, तो ये एक तरह का क्या बन गया? शैडो जोन बन गया। और ये एक लाइन इधर से भी लाऊं अगर मैं यूं यहां पर, तो पी और एस यहां तक दोनों आएंगी, और इसके बाद ये 143 पर आपको पी नजर आएगी, यहां पर ये पी और एस दोनों है। तो यहां पर भी आपको ना पी दिखेगी ना एस दिखेगी इस जोन में, इस जोन को बोला जाता है शैडो जोन। तो पहला तो हमें ये पता हो कि शैडो जोन का अर्थ क्या है। तो शैडो जोन का अर्थ है वो भाग जहां पर भूकंपीय तरंगे दिखाई नहीं देती। लेकिन अगर मैं यहां बात करूं कि यहां पर ये कौन सी है, यहां पर पी और एस दोनों है, तो एस तरंग तो 105 से लेकर 105 तक कहीं भी नहीं दिखाई देगी। देखो यहां पर भी पी दिख रही है, एस नहीं है, तो 105 से लेकर 105 तक तो दोनों ही नजर, देखो 105 से लेकर 105 तक ये रहा, इस पूरे में एस नहीं नजर आएगी। देखो 105 से लेकर 105 में एस बिल्कुल गायब है, और 105 से लेकर 143 में पी भी गायब है। तो इट मींस जो 105 से लेकर 143 का जो जोन है वो पी और एस दोनों का शैडो जोन कहलाता है। ठीक है, दोनों तरंगों का शैडो जोन अलग है। देखो अगर मैं एस तरंग का शैडो जोन बात करूं तो 105 से लेकर 105 में पूरे में पी एस नहीं मिलती है, तो ये पूरा शैडो जोन है एस का। लेकिन जो पी तरंग है वो 105 से 143 के बीच में नहीं मिलती, इसका शैडो जोन ये है, छोटा है। लेकिन अगर मैं दोनों तरंगों की बात करूं, पी और एस दोनों का शैडो जोन कौन सा, तो वो 105 से 143 के। ये ध्यान रखना, हो सकता है आगे कभी ये क्वेश्चन पूछ ले कि इनमें से किसका शैडो जोन ज्यादा है, एस का या पी का, तो एस का शैडो जोन बड़ा है और पी का शैडो जोन थोड़ा छोटा। अब आते हैं देखो इस क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, कह रहा है कि एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। अब एक चीज बताइए कि मान लो कि यहां पर एक भूकंप आया और दूसरा भूकंप अगर यहां आया तो उसका शैडो जोन तो ऑब्वियस है इससे क्या होगा, अलग होगा, वही उसकी तरंगें यहां से निकलेंगी, तो उसका शैडो जोन इस जगह पे बनेगा। अगर मान लो भूकंप इस यहां पर आता है तो उसका शैडो जोन अलग बनेगा। अगर भूकंप यहां आता है तो उसका शैडो जोन इस डायरेक्शन में दिखेगा। तो क्या होगा, हर भूकंप का अपना एक अलग शैडो जोन, डिपेंड करता है कि वो कहां पर भूकंप आया है। तो ये तो बात उसकी क्या कह रहा है, तो क्या कह रहा है, एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। ठीक है, ये भिन्न होता है। दूसरा, भूकंप लेखी भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के बाहर भी
P व S दोनों तरंगों का अभिलेखन करता है। मतलब 105 के बाद भी P और S दोनों मिलती हैं। होता क्या है, दोनों मिलती हैं? दोनों ही नहीं मिलती हैं। 105 से लेकर 143 के बीच में दोनों ही नहीं है, और 143 से लेकर इस 143 में S फिर से P दिखने लगेंगे, लेकिन 105 से 143 के बीच में तो P भी नहीं है, S भी नहीं है। तो ये बात आपकी क्या है, वो देखो क्या कह रहा है कि भूकंप लेखी भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के बाहर भी P एवं S दोनों तरंगों का अभिलेखन करता है, ऐसा नहीं है। तो ये दूसरे वाला आपका क्या हो गया, ये आपका रॉन्ग है। अब देखो कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सही है। दूसरा, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। तो यहीं से क्लियर हो गया, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डन है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, बी नंबर इसका आंसर होगा। डन है, आगे बढ़े। अब आते हैं इससे अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो क्षोभ मंडल के संदर्भ में है। क्षोभ मंडल के संदर्भ में सत्य कथन है। क्या लिखा है, क्षोभ मंडल के संदर्भ में सत्य है। क्या सत्य है, देखो कह रहा है नंबर 1, ध्रुवों पर उनकी मोटाई अधिक होती है जबकि विषुवत रेखा पर इसकी मोटाई कम होती है। दूसरा, पहला मोटाई पे, मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। तीसरा, क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बढ़ोतरी होती है। चौथा, विषुवत रेखा पर क्षोभ सीमा के समीप तापमान ध्रुवों की तुलना में कम होता है। अब एक एक को देखते हैं। सबसे पहला तो देखो, ये तो सबको ही पता है कि मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि समस्त जलवाष्प भी यही मिलती है और धूलकण भी यहां पाए जाते हैं। अब जलवाष्प भी है और धूलकण भी है, तो संघनन भी यही होगा, और संघनन होने की वजह से बादलों का निर्माण होगा, वर्षा होगी, वो सारी प्रोसेस कहां होंगे, क्षोभ मंडल में। तो ये दूसरा तो बिल्कुल सही है। अच्छा, तीसरा देखते हैं, क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बढ़ोतरी होती है, तो बिल्कुल गलत है। आपने पढ़ा होगा जैसे जैसे क्षोभ मंडल में हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान में कमी होती है, जिसे हम सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। 6.5 डिग्री की दर से हर किलोमीटर पर इतना कम होता जाएगा। तो 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से हर किलोमीटर पर तापमान कम होता है, ना कि बढ़ता है। तो ये हमारा गलत हो गया। दो सही है और तीसरा तो गलत है ही। अब देखते हैं आगे। अगर मैं इनमें से तीसरा हटा दूं तो ये तीसरा यहां से भी गया और ये भी गया। अब इन दोनों में से देखूं तो दो किस में है, सिर्फ ये सी में दो है, इससे भी सॉल्व हो जाएगा। पूरी नॉलेज नहीं है तो भी हो जाएगा सॉल्व। देखो तीन नहीं है तो तीन देखो यहां पर है, यहां पर ये दोनों गायब हो गए। यहां पर बचा 2 4 और 3 4। अब दो हमें पता है कि ये बिल्कुल सही है, तो दो ये हो गया और चार के साथ हमें बनाना ही पड़ेगा क्योंकि इसके साथ तीन है। ठीक है, तो तीन ये वाला भी गया, यही बचता है 2 एम। अब देख लेते हैं इसको कैसा है। देखो अब आते हैं पहले नंबर पे। देखो ध्रुवों पर इसकी मोटाई अधिक होती है जबकि विषुवत रेखा पर मोटाई कम होती है। कैसे होगा, देखो 0 डिग्री है तो यहां पर सालों भर तापमान ऊंचा रहता है। तापमान ऊंचा रहेगा तो इसके कांटेक्ट की एयर भी गर्म हो जाएगी, तो हवा ऊपर उठेगी, और जैसे ही ऊपर उठेगी तो कन्वेक्शन के प्रोसेस से ये ऐसे ऊपर जाती रहेगी। जबकि यहां पर पोलर रीजन में टेम्परेचर कम होता है, यहां पर एयर सब्सिडाइज करती है, इसे नीचे बैठती है, ठंडी हवा हमेशा नीचे बैठने का प्रयास करती है। तो अगर ये ऐसी कंडीशन होगी तो यहां पर तो हवा नीचे बैठेगी, यहां हवा ऊपर जाएगी, तो क्षोभ मंडल क्षोभ सीमा यहां पर ऊंचाई ज्यादा है और यहां पर ऊंचाई, यहां पर कम से कम 16 किलोमीटर के आसपास इसकी ऊंचाई देखने को, यहां पर 8 से 10 किलोमीटर तक ही रहती। तो यहां पर ऊंचाई ज्यादा और इसकी मोटाई ज्यादा है, यहां पर इसकी मोटाई कम है। तो अब इसको देखते हैं क्वेश्चन को। यहां देखो ध्रुवों पर उनकी मोटाई अधिक है, ध्रुवों पर मोटाई क्या है, कम है, तो यहां पर ये भी गलत जाएगा। ये सही था, ये भी। चौथा देखो, विषुवत रेखा पर क्षोभ सीमा के समीप तापमान ध्रुवों की तुलना में कम होता है। अब देखो कैसे होगा ये वाला। अब देखो यहां पर मैं कह रहा हूं, यहां पर ऊंचाई ज्यादा है, तो ऊंचाई ज्यादा है तो देखो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर की दर से क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है। तो 16 किलोमीटर तक इस दर से अगर आप टेम्परेचर कम करोगे तो यहां पर टेम्परेचर -85 के आसपास पहुंच जाए और यहां पर -60 के आसपास रहता है। तो यहां पर माइनस में 85 है, मतलब यहां पर टेम्परेचर बहुत कम है, यहां पर टेम्परेचर कंपैरेटिवली उसके ज्यादा है। तो विषुवत रेखीय क्षेत्रों में टेम्परेचर क्या है, देखो विषुवत रेखा पर क्षोभ सीमा के समीप तापमान ध्रुवों की तुलना में कम पाया जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि यहां पर कम है और यहां पर, तो ये क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो
अब आता है भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कौन सा? आपने सुना होगा मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट। तो देखो भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में क्या है, वहां की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यहां पर शीतकाल में वर्षा होती है। यहां पर ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती, क्या होती है, शीतकाल में वर्षा होती है। उसका रीजन क्या देखो, उसका रीजन आपने पढ़ा होगा शीतकाल में वर्षा का, आपने इस तरह से इसको पढ़ा होगा। सबसे पहले तो ये होते कौन से अक्षांशों पर है, देखो ये 30 से लेकर 45 डिग्री अक्षांशों के बीच पाई जाती है ये जलवायु, और महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में मिलती है। यहां पर मिलती है मेडिटेरेनियन टाइप या भूमध्य सागरीय जलवायु। और इसके बगल में आप यहां देखोगे तो यहां पर मिलती है स्टेपीज टाइप, और इसके इधर जाओगे तो यहां पर आपको नजर आएगा चाइना टाइप क्लाइमेट। तो चाइना टाइप क्लाइमेट है, स्टेपीज है, और यहां पर क्या है, मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट है। तो यहां पर आपको ये जलवायु देखने को मिलती है महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में 30 से लेकर 45 डिग्री अक्षांशों के। अब होता क्या देखो, इसमें ये होता है कि जब ये ग्रीष्म ऋतु होती है, जब समर्स होती है, तब ये ट्रेड विंड के प्रभाव में आ जाता है। तब यहां पर ट्रेड विंड प्रवाहित होती है। तो जब ट्रेड विंड होगी, ये कौन सा है, समर्स है। तो ग्रीष्म ऋतु में जब ट्रेड विंड होगी तो वो यहां से आएगी तो सबसे ज्यादा वर्षा यहां करेगी, फिर यहां और फिर यहां, मतलब इधर से इधर आएंगे तो रेनफॉल कम होता जाता है। अब ग्रीष्म ऋतु में यहां वर्षा नहीं होती, अब होती है तो बहुत कम होती है। लेकिन जब शीत ऋतु होती है तब ये वेस्टर्लीज विंड के प्रभाव में आता है, पछुआ के प्रभाव में आ जाता है। क्यों, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि प्रेशर बेल्ट चेंज होती रहती है। शीत ऋतु में सभी प्रेशर बेल्ट ऊपर चली जाती हैं, ग्रीष्म ऋतु में सभी की सभी, सॉरी, शीत ऋतु में सब नीचे आ जाती हैं, और ग्रीष्म ऋतु में ऊपर चली जाती हैं। आपने पढ़ा होगा ये, देखो आपने ये बेल्ट पढ़ी होंगी, प्रेशर बेल्ट। यूं यहाँ पर 0 से लेके 5 तक जो होती है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट होती है, उसके ऊपर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर होती है, उससे ऊपर सब पोलर होती है, फिर पोलर हाई प्रेशर बेल्ट होती है। जब शीत ऋतु होती है तो सारी बेल्ट नीचे खिसक आती हैं, क्योंकि सन नीचे की ओर चला जाता है। और जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो सन मूवमेंट करके 23.5 नॉर्थ पे चला जाता है, तो सारी बेल्ट ऊपर की ओर खिसक जाती है। तो जब बेल्ट ऊपर की ओर खिसकती हैं तो ये ट्रेड विंड के प्रभाव में आ जाता है। और जब सर्दियां आती हैं तो ये बेल्ट सब नीचे आती हैं, तो ये पछुआ के प्रभाव में आ जाता है। तो विंटर में ये इस पछुआ के प्रभाव में आता है। तो विंटर में जब ये पछुआ के प्रभाव में आएगा तो सबसे ज्यादा वर्षा यहां पर होती है, इस इलाके में वर्षा होनी स्टार्ट होती है। तो यहां पर ये जो मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट है, यहां पर सर्दियों में वर्षा होती है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में ये इलाका शुष्क रहता है। ये इसकी खास विशेषता है। तो और मिलता कहां है, महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाया जाता है। तो अब आप उस क्वेश्चन को देखते हैं जरा। देखो ग्रीष्मकालीन वर्षा क्षेत्र है, तो पहला तो ये सीधा गलत हो गया कि ग्रीष्मकालीन वर्षा क्षेत्र तो ये नहीं है, शीतकालीन वर्षा क्षेत्र है। तो एक को हटा दें तो ये भी गया और ये भी गया। अब देखते हैं फिर क्या बचता है, 3, 2, 4 और 2 और 4। अब देखो 2 तो सही है, फिर ये गलत है, तो ये 2 तो सही है, शीतकालीन वर्षा होती है। तो 2 अब इन दोनों में ही है, 2 और 4 और। अब देखते हैं फलों की कृषि, ये तो आपको पता ही होगा कि ये फलों की कृषि के लिए फेमस है। यहाँ की वाइन इंडस्ट्री भी बहुत फेमस है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए ये प्रसिद्ध है, फलों की कृषि के लिए। आपने सुना होगा सैंटियागो, वैलपरासो। आपने जो मेडिटेरेनियन टाइप का क्लाइमेट है, जो फ्रांस वगैरह है, वहां पर वहां की वाइन बहुत फेमस है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए या फलों की कृषि के लिए ये बहुत फेमस है। तीसरा, ये महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में अवस्थित है। अभी हमने देखा 30 से 45 डिग्री में महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में अवस्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, 3, 2, 4 या 2, 3, 4 होगा। तो ये इसका ऑप्शन होगा, ये होगा बी। तो इसको आपको ध्यान में रखना था। इससे आगे देखते हैं। देखो अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो चिनूक, यहाँ पे लोकल विंड के बारे में कहा गया कि कौन सी लोकल विंड कहां से संबंधित है, किस क्षेत्र से रिलेटेड है। तो सबसे पहले चिनूक, ये तो सबको पता है कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका में, रॉकी पर्वत से ये उतरती है, तो ये एडियाबेटिक हीटिंग के प्रोसेस से गर्म हो जाती है। इसे स्नो ईटर भी कहा जाता है। तो ये वाली आपकी चिनूक कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। दूसरी सिराको, ये सिसिली में चलती है, ये आपको पता ही है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में प्रवाहित होती है सिराको। तो नीचे का जो अफ्रीका का क्षेत्र है, वहां से ये यूरोप की ओर प्रवाहित होती है। अगर मैं बात करूं, ये मान लो यूं अफ्रीका है, तो यहां से ये क्या करती हैं, ऊपर की ओर तरह से चलती हैं कई सारी पवन। आपने सिरोको सुना होगा, आपने खमसिन सुना होगा, गिबली सुना होगा, ये सारी नॉर्थ की ओर जाती हैं।
यहां पर आपने सुना होगा हरमट्टान, डॉक्टर विंड जिसे कहते हैं। तो ये सारी की सारी, ऊपर आपने सुना होगा फॉन हवा ऊपर की साइड में चलती है, यहां पर यूरोप में चलती है फॉन। कोरा सुना होगा, मिस्ट्रल सुना होगा, वो सब यूरोप में प्रवाहित होने वाली हवा। तो ये यहां से यूं ऊपर की ओर जाती है, इसे क्या बोलते हैं, सिराको कहा जाता है। चिनूक हो गया संयुक्त राज्य। अब इसके बाद नॉर्वेस्टर, भारत में नॉर्वेस्टर ही कहते हैं उधर का, जो हमारे जो प्री मॉनसूनल रेनफॉल होती है, मॉनसून से पहले होने वाली रेनफॉल को अलग अलग क्षेत्रों में स्थानीय नाम से जाना जाता है। जैसे काल वैसाखी असम में, नॉर्वेस्टर सॉरी बंगाल में नॉर्वेस्टर असम में, तो ये भारत में इसे क्या बोलते हैं, नॉर वेस्टर कहा जाता है। फिर गलत कौन सा हो, ब्लिजार्ड, ये चिली में, ये नहीं यहां रहती। ब्लिजार्ड ऊपरी जो भाग है हमारे, जो मान लो नॉर्थ अमेरिका हुआ, आपका यूरेशिया का जो पार्ट है, ऊपर से जो ठंडी हवाएं नीचे आती हैं उन्हें ब्लिजार्ड कहा जाता है। तो वो वहां पर प्रवाहित होती है, ना कि चिली में। तो ये वाला आपका सुमेलित, ये आपको ध्यान में रखना क्वेश्चन था। अब देखो महासागरों में ज्वार भाटा के क्या कारण है, ये भी एक टेक्निकल क्वेश्चन है। देखो महासागरों में किससे संबंधित है, ज्वार भाटा के क्या कारण है। देखो ज्वार भाटा क्यों उत्पन्न होता है, देखो सारे ही ऑप्शन आसपास के हैं। देखो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, ये भी सही है कि ग्रेविटी का भी प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी की घूर्णन गति, इसका भी कुछ रोल रहता है। तीसरा गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल। तीसरा सूर्य एवं चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव। सारे ही ऑप्शन अपने आप में लगभग सही है, लेकिन हमें देखना है कि कौन सा सबसे ज्यादा है और सबको इंक्लूड कर पा रहा है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो अब हमें देखना होगा ये प्रोसेस को। देखो मान लो कि ये अर्थ है और इस अर्थ पर चारों तरफ एक ये वाटर बॉडी की तरह काम कर रही है। यहां पर ये सारे में पानी है। और यहां पर आपका मून है, यहां पर आपका सन। अब होगा क्या, देखो ये मून और सन दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पर काम करेगा। तो जब अर्थ पर मून और सन का ग्रेविटेशनल फोर्स, उनका गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, तो यहां जो पानी है ये खिंच के इस साइड में चला जाएगा। यहां पर ये यूं, यहां से क्या होगा, सी लेवल नीचा, और यहां पर पानी इस तरह से। तो यहां पर इस तरह से पानी ऊपर उठेगा, तो यहां पर आपके टाइड आ जाएगा, ज्वार आ जाएगा। तो ये बात तो सही है कि सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण यहां पर एक ज्वार आया। लेकिन इसके साथ साथ एक बल और काम करता है, वो होता है अपकेंद्रीय बल, बाहर की ओर। देखो मून और अर्थ जो है दोनों क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो जो घूम रहे हैं ये, तो इनके भी क्या करेगा, इन पर एक बाहर की ओर बल लगता है। कोई भी चीज जो घूम रही होती है उस पर बाहर की ओर एक बल लगता है, जिसे हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो मान लो कि हम किसी चीज को ऐसे पकड़ के घुमाते हैं, तो हम उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन उसको बाहर की ओर एक बल लग रहा होता है, एक स्यूडो फोर्स बाहर की ओर लगता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं अपकेंद्रीय बल। तो वो जो बाहर की ओर जो बल लगेगा, तो इस डायरेक्शन में वो बाहर की ओर लगता है अपकेंद्रीय बल। अब ये इस पे पूरा अभी कभी बाद में बात करेंगे, अभी शॉर्ट में इतना ही कि बाहर की ओर क्या लगता है, एक अपकेंद्रीय बल लगता है, क्योंकि ये मून और अर्थ एक सिस्टम की तरह घूम रहे हैं। तो मून अर्थ सिस्टम पर एक बाहर की ओर जो अपकेंद्रीय बल लगेगा, वो इधर भी पानी को इस तरह से उठा देगा। और ये जो पानी यहां पर उठेगा, ये और एक यहां पर देखो, ये जो लगा, ये किसकी वजह से लगा, गुरुत्वाकर्षण बल है। और ये गुरुत्वाकर्षण बल एक तरह से अभिकेंद्रीय बल है, सेंटर की ओर इनकी तरफ लगने वाला अभिकेंद्रीय बल है। और बाहर की ओर जो लगने वाला बल है, इसे क्या बोलते हैं, अपकेंद्रीय बल। तो यहां पर जो आ रहा है ज्वार, वो किसकी वजह से आ रहा है, अपकेंद्रीय बल की वजह से आ रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। और इसे बोलते हैं, यहां पर जो ज्वार आ रहा है इसे कहते हैं डायरेक्ट टाइड, प्रत्यक्ष ज्वार, और इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष ज्वार। ये कंसेप्ट आपको आना, अगर ये आ गया तो यहां पर इतनी बात करते हैं, क्योंकि अभी मैं बात नहीं कर रहा बैरी सेंटर वगैरह की, वो अभी इतनी जरूरत नहीं है। शॉर्ट में यही ठीक है। देखो महासागरों में ज्वार भाटा की क्या कारण है, देखो सबसे पहले सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा पृथ्वी की घूर्णन गति, तीसरा देखो गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है गुरुत्वाकर्षण लग रहा है सूर्य और चंद्रमा दोनों का।
अभिकेंद्रीय बल जो केंद्र की ओर खींच रहा है, इसकी वजह से पानी ऊपर उठ गया था, और अपकेंद्रीय बल। तो इन तीनों में जो सबसे बेस्ट जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? यही होगा, क्योंकि इसमें इसने सभी को सम्मिलित कर लिया है, सभी पक्षों को इसने इंक्लूड कर लिया है। बाकी सब अपने अपने अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है कि घूर्णन का प्रभाव नहीं पड़ता, घूर्णन का भी प्रभाव पड़ता है। जब पृथ्वी घूमेगी तो बार बार वो इनके जब नीचे आएगी तो यहां पर टाइड आया, फिर अर्थ घूमेगी तो ये देशांतर आएगा, फिर ये, तो जब घूमेगी तो बार बार से देशांतर आएंगे, तो घूर्णन का भी प्रभाव पड़ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ता है। लेकिन सबसे बेस्ट जो होगा वो हमें यही लेना है, सी वाला। डन है, तो इसको ध्यान में रखना। अब आगे देखो, अब ये कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सही से सम्मिलित करें। तो हमें सम्मिलित करना है, तो यहीं पर इसके आगे लिख लेंगे हम। देखो सबसे पहले गल्फ स्ट्रीम के बारे में तो सबको पता है, गल्फ स्ट्रीम कहां चलती है? अटलांटिक, वो भी उत्तरी अटलांटिक में। तो पहले ए का 1 सही है, इसके सामने ही लिख लेंगे, ए का 1 हो गया। दूसरी पेरू धारा, अभी हम बात करके आए हैं पेरू की धारा, हमबोल्ट की ठंडी जल धारा के बारे में, वो कहां चलती है? प्रशांत महासागर में। तो सही है। तीसरा देखो, तीसरा है इरमिंगर की करंट। इरमिंगर करंट कहां चलती है? ये आइसलैंड के दक्षिणी भाग में चलती है। और अगुलहास करंट आपने देखा होगा, अगुलहास करंट कहां? ये इंडियन ओशन में। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये डी का 3 और सी का, तो ये देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 2 4 3। तो ऑप्शन यहां पर 1 2 4 3, ये रहा 1 2 4 3, इसका है डी आपका ऑप्शन। इनमें ज्यादा कोई कंसेप्चुअल मसला नहीं है, ये आपकी किस पे है, डिपेंड करता है कि आपको याद है या डन। अब आ गया हो, ये फिर से देखो भूमध्य सागरीय जलवायु से संबंधित नहीं है। ये देखो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सबसे अगर जो पसंदीदा क्वेश्चन है एग्जामिनर का वो यही है, भूमध्य सागरीय जलवायु। कभी इसकी विशेषता पूछ लेता है, कभी इसकी जगहों के नाम पूछ लेता है कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो ये देखो कहाँ मिलती है, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया के पास, महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में 30 से 45 डिग्री के बीच। तो देखो ये कहाँ मिलेगी? सैन फ्रांसिस्को, सही है, कैलिफोर्निया के पास। फिर सेंटियागो, अभी बताया था वेलप्रासो और सेंटियागो, पेरू की करंट जहां मैं बता रहा था उसके नीचे, वहां चलता है ये, ठीक है। फिर देखो क्या लिखा, एडिलेड। देखो ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। इसका मैप मैं आपको दिखा देता हूं, देखो कहां कहां ये जलवायु पाई। देखो ये यहां पर मिलता है महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में। देखो ये कैलिफोर्निया आ गया, तो वहां पर वो वाला आपका ऑप्शन हो। दूसरा देखो इसी 30 से 45 के बीच में, देखो ये रहा सेंट्रल चिली, यहां पर सेंटियागो वेलप्रासो है। और यहां पर देखो ये रहा वेस्टर्न केप, इधर केप टाउन की तरफ, इस साइड में केप टाउन है, वहां पर है। अच्छा यहां पर अगर देखोगे तो ये मेडिटेरेनियन सी के चारों तरफ का इलाका। कुछ भाग को बस छोड़ देना, ये वाला जो भाग है मिस्र का ऊपरी भाग, और ये वाला, ये छोटे छोटे जो पार्ट हैं इनको छोड़ के बाकी सारे पार्ट में ये लगभग फैली हुई है। तो यहाँ स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, ग्रीस हो गया, ये सारे इलाके इसके अंदर। अब इधर देखो यहां पर ऑस्ट्रेलिया में, यहां पर आपको पर्थ दिखेगा, और यहां पर इस जगह पर आपको दिखेगा एडिलेड। तो यहां पर पर्थ भी है और एडिलेड भी। और यहीं से हमें क्या करना है, इस आंसर को देखना था। तो अगर मैं यहां आऊं आपके इस क्वेश्चन पर, अब ये रहा, तो देखो सैन फ्रांसिस्को है कैलिफोर्निया के पास, देखो सेंटियागो है, वेलप्रासो सेंटियागो साउथ अमेरिका में। अच्छा ये डरबन और एडिलेड, एडिलेड है, और यहां पर देखो डरबन, देखो डरबन नहीं है, डरबन कौन से, ईस्टर्न साइड में है, ये वेस्टर्न साइड में पड़ता है। कभी भी आप अफ्रीका का मैप देखोगे तो डरबन ईस्टर्न साइड में है, ना कि वेस्टर्न साइड में। तो ये वाला आपका डरबन नहीं होगा। तो इनमें से क्या कह रहा है, कौन सा इससे संबंधित नहीं है? नहीं है में कौन सा होगा? केवल 3 होगा। तो ये भी जरूर देखना है कि कौन सा इससे संबंधित है और कौन सा इससे संबंधित नहीं है, पूछा। हम बहुत जल्दी में क्या करते हैं, इस नहीं को पढ़ते नहीं है, सीधा कह रहे हैं अच्छा भूमध्य सागरीय जलवायु से संबंधित है, सीधा बना दिया। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है एग्जाम में सॉल्व करते वक्त। अब आओ इस पे 11 नंबर क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है, इनमें से क्या करें, सुमेलित करें। ये भी आपके नॉलेज पे सीधा सीधा बेस्ड क्वेश्चन है। कौन सी जल संधि कहां कहां अवस्थित है? तो ये तो सबको पता होगा, मलक्का जल संधि कहां पर है? मलक्का स्टेट। दूसरा देखो कौन सा है, मक्कासर स्टेट। तीसरा देखो कौन सा, सुशीमा जल संधि। और चौथा देखो ला पेरोक्स की जल। अगर वर्ल्ड मैप में देखोगे, अगर आप इस मैप पर देखोगे, इसी में दिखा देता हूं, देखो मलक्का स्टेट कहां पर है, इस जगह पर मिलती है। मलक्का जल संधि कहां है, इस जगह।
यहाँ मलक्का है। फिर मक्कासर जल संधि कहाँ होगी, यहां पर, या सेलिबीज के पास। और इसके बाद वो सुशीमा की जल संधि कह रहा है, तो सुशीमा इस जगह पर है, ये जापान और ये साउथ कोरिया के पास। और फिर जो ला पेरोक्स कह रहा है, इसे सोया स्टेट भी कहते हैं। देखो ये जो जापान दिख रहा है, इसका ये वाला पार्ट होकेडो है, ये हुंशु है, ये शिकुकु, ये क्यूशु, ये 4 द्वीप है इसके बड़े। तो इसका जो सबसे उत्तर का द्वीप है ये होकेडो है, और ये जो दिख रहा है ये रशिया का सखालीन है। यहां पर मिलती है जल संधि, इसे सोया स्टेट भी कहते हैं, ला पेरोक्स। तो ये इसकी है, यहां पर मलक्का, ये मक्कासर, यहां पर सुशीमा, और इस जगह पर आपको कौन सा हो गया, सोया स्टेट। तो ये आपको ध्यान में रखना था। अब इसको मिलान कर लेते हैं, देखिए। ये रहा, ठीक है। अब देखें यहां पर मलक्का जल संधि, देखो क्या लिखा है, मलेशिया और सुमात्रा के बीच में, ऊपर मलेशिया नीचे सुमात्रा, तो इन दोनों के बीच में। तो ये बात सही कह रहा है, ये रहा, ए का क्या हो जाएगा, 1 का डी। अब दूसरा देखो मक्कासर स्टेट, तो मक्कासर स्टेट देखो क्या है, ये मलेशिया और सेलेबीज द्वीप के बीच में, तो वहां पर वो सेलेबीज द्वीप इधर था, उसके बीच में मिलता है, तो ये सी हो गया। अब सुशीमा जल संधि देखो, जापान और दक्षिणी कोरिया, अभी हम देख के आए हैं, तो ये हो गया ए। और ला पेरोक्स की जल संधि देखो कहां पर है, जापान और सखालिन, वो होकेडो द्वीप और सखालिन के बीच, यहां पर होकेडो भी लिख सकता था, तो ये हो गया बी। तो डी सी ए बी, देखो कौन सा है, डी ए और बी, ये इसका आंसर। तो ये भी आपका सिर्फ नॉलेज बेस पे क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां तक कितने पे आ गए हम, 11 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखो काला सागर के समीपवर्ती देश है, ये भी देखो न्यूज में रहता है, इसलिए रहता था कि क्योंकि यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन के आसपास के इलाके और आपके जो इजराइल के आसपास के इलाके हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं। और यूपीएससी भी इन पे क्वेश्चन कई बार ले चुका है, तो यूक्रेन पे भी क्वेश्चन आ सकता था, वो यूपीएससी में भी आ गया। तो अब यूक्रेन ना हो तो उसके नीचे ब्लैक सी पड़ता है, तो ब्लैक सी से क्वेश्चन आ सकता है, मेडिटेरेनियन सी से आ सकता है, रेड सी से आ सकता है। कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो रेड सी से टच होती हैं, कौन सी ऐसी कंट्री हैं जो मेडिटेरेनियन सी से टच होती हैं, ये क्वेश्चन यूपीएससी भी ले चुका है और कई बार पीसीएस में भी आ चुका है। तो अब ये न्यूज में है, तो हो सकता है यहां से फिर से क्वेश्चन आ जाए, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। तो अब देखो इसमें कौन सा क्वेश्चन है, देखो इंग्लिश में लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर द ब्लैक सी, कौन सी है जो काला सागर से टच करती हैं। तो इसको देख लो, ये सीधा मैप बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर मैं दिखाऊं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ये रहा। इसके साथ देखो कौन कौन टच कर रहा है, देखो ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी के ऊपर देखो यूक्रेन है, इधर देखो रोमानिया और बुल्गारिया है, देखो यहां पर। तो यूक्रेन हो गया, रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, नीचे टर्की हो गया। और यहां पर देखो ईस्टर्न साइड में जॉर्जिया है, और ये वाला जो बीच का पार्ट है ये रशिया। तो कुल मिला के कौन कौन से हो गए, रशिया, यूक्रेन, जिन दोनों में युद्ध चल रहा है। नीचे के साइड में टर्की हो गया, इधर रोमानिया और बुल्गारिया हो गया, और इधर जॉर्जिया हो गया। तो यहां पर आपको सीधा सीधा क्या करना था, इस क्वेश्चन का जो न्यूज में चीजें रहती हैं उनको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। देखो यहां पर क्या लिखा है, रूस है, जॉर्जिया है, यूक्रेन है, रोमानिया है, बुल्गारिया है और टर्की। पहला ऑप्शन ही सही है, आगे जाने की ये सारे के सारे इसके अंदर। तो आगे बढ़ते हैं, देखो अब देखो ये खनिजों पे क्वेश्चन है, कि कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कौन सा मिनरल कहां मिलता है। देखो ये रहा कारागांडा, ये भी किसके लिए फेमस है, कोयले के लिए फेमस है। टोनबास, ये भी कोयले के लिए फेमस है। इसके बाद रूर क्षेत्र और सार क्षेत्र, ये भी लोहे के लिए, सॉरी कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सारे कोयले वाले क्षेत्र है, कारागांडा, डोनबास, रूर और सार। तो देखो इनमें से अब मिलान करना है, तो कौन सा कहां है। तो अगर मैं कारागांडा के सामने देखूं, इन्होंने कहां लगा रखा है, यूक्रेन, ठीक है। डोनबास तो ये बिल्कुल न्यूज में था हमेशा, ये डोनबास कहां रहा है, ये तो सीधा सीधा किसमें है, यूक्रेन में मिलता है। दो का तो ए हो गया, ये तो आपको न्यूज में ही था, पता होना चाहिए। दूसरा देखो रूर क्षेत्र, ये तो सबको पता है, वर्ल्ड हिस्ट्री में ही पढ़ते हो, ये जर्मनी में है। रूर क्षेत्र कहां पर हो गया, डी, जर्मनी में। अब बचता है सार, सार, सार और रूर, ये दोनों ही क्षेत्र थे जो जर्मनी और फ्रांस के बीच लड़ाई का कारण थे असली। तो फ्रांस में कौन सा हो गया, सार फ्रांस में हो गया, तो 4 का क्या हो गया, बी हो गया। अब बचता कौन सा, कारागंडा, तो ये कौन सा बचेगा, कजाकिस्तान में बचेगा, तो ए का क्या हो गया, सी, सी ए बी, सी ए डी बी, सी ए डी बी, ये रहा, सी ए डी और भी नहीं था। लेकिन याद रखना है आपको, इससे नॉलेज आपको क्या लेनी है, ये सब कोयला क्षेत्र है, कारागांडा, डोनबास, रूर क्षेत्र और सार क्षेत्र।
ये राइन नदी के दोनों तरफ है, रूर और सार। अभी राइन नदी वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें समझाता हूं कि दोनों क्षेत्र कहां पड़ते हैं। तो ये आपको क्या करना है, मिलान करना है कोयला क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। के बाद फिर से लिखा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 में देखो क्या है, ये यहां पर भी खनिज है और ये खनन क्षेत्र है। देखो यहां पर सबसे पहले दिया तांबा, फिर लोहा अयस्क दिया, फिर मैग्नीज दिया और फिर अभ्रक दिया। तो देखो तांबा कहां मिलता है, तांबा सबको पता है खेतड़ी में मिलता है, राजस्थान के खेतड़ी सिंघाना। तो यहां पर क्या हो गया, सबसे पहला तांबा मिलता है खेतड़ी में, ए का क्या हो गया 4 हो गया। दूसरा लोह अयस्क, ये सबको पता है कुद्रेमुख में मिलता है, आपका कर्नाटका कुद्रेमुख वेस्टर्न घाट की साइड में, तो बी का क्या हो गया 1। फिर मैग्नीज और फिर क्या रहता है अभ्रक, अभ्रक सबको पता है कि कोडरमा, ये कोडमी नहीं है कोडरमा है, तो कोडरमा हुआ तो डी का क्या हो गया 3। अब बचता है मैग्नीज, मैग्नीज कहां हो जाएगा बालघाट। इजी क्वेश्चन है। ये क्या होगा 4 1 2 3, तो 4 1 2 3, 4 1 2 एंड, तो ये भी एक क्वेश्चन था। तो कुछ क्वेश्चन इजी हैं और कुछ क्या है थोड़े से स्केल के हैं, कि बाई चांस अगर वो पैटर्न बदलता है तो इस तरह के क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करने का आइडिया होना चाहिए, और यहीं आसपास क्वेश्चन रहेगा। हमने जैसे मान लो अभी दक्षिणी दोलन वाला पढ़ा था, तो उससे एल नीनो भी क्लियर हुआ, ला नीना भी क्लियर हुआ, दक्षिणी दोलन भी क्लियर हुआ। हमने क्षोभ मंडल पे क्वेश्चन देखा तो उसमें क्षोभ मंडल के बारे में सारी बात क्लियर हो गई कि ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है, समस्त मौसमी गतिविधियां होती हैं, तापमान कहाँ कम है कहाँ ज्यादा है। तो अगर उसके आसपास भी अगर क्वेश्चन होगा तो आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब आते हैं देखो 15वें में, यहां पर लिखा है जैव अभ्यारण और सामने लिखा है स्टेट का नाम। देखो पंचमढ़ी लिखा है, दूसरा कौन है सिंपलीपाल लिखा है, तीसरा अगस्त्यमलाई और चौथा कौन सा है मानस। तो इनको अब स्टेट के हिसाब से मिलाना है। तो पंचमढ़ी की बात कर लें तो पंचमढ़ी कहां पर है, मध्य प्रदेश में, ये तो सबको आइडिया होगा। पंचमढ़ी कहां है, मध्य प्रदेश में 2 नंबर। सिंपलीपाल कहां पर है, उड़ीसा में 4 नंबर। अगस्त्यमलाई तो सबको ही पता है केरला में, इसका होगा 3 नंबर। और मानस कहां पर है, असम। 2 4 3 और 1 देख लेते हैं, 2 4 3 और 1। तो ये सीधा मिलान करने वाला क्वेश्चन था। इसको देखो करना ऐसे था, यूं यूं मत बनाया करो, यहां पर अगर आप ऐसे बनाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। मानस हो गया, फिर ये पंचमढ़ी हो गया, फिर आपने इसको यहां मिलाया, फिर इसको यहां मिलाया, तो ये कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो आप क्या करो, इसके सामने ही ऐसे लिख लो तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, टाइम भी बचेगा। ऋणात्मक दक्षिणी दोलन हम देख चुके हैं। अब देखो ये लिखा भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा किन प्रदेशों से होकर गुजरती है। तो भारत की प्रधान याम्योत्तर रेखा है 82.5 डिग्री, वो कहां कहां से होकर गुजरती है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखो लिखा पहला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। दूसरा लिखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और केरल। तीसरा देखो क्या लिखा है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। चौथा लिखा है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना। तो इसके बारे में आपको पूरा मैप के वे पता होना चाहिए कि ये कहां कहां से गुजरती है। तो इंडिया का मैप अगर आपके पास है तो इसमें आपने पढ़ा ही होगा कि देखो ये यहां से गुजरती है इलाहाबाद के पास से, तो देखो ये रहा, ये रहा, ये यहां पर देखो देखोगे तो ये सॉरी ये क्या है 84 है यहाँ, यहां से देखो इससे इधर ही होगा, 82 इधर है, तो ये यहां से गुजरती है। जब यहां से गुजरेगी तो देखो यहां पर कौन है, उत्तर प्रदेश है, फिर कौन सा हो गया आपका मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु तो बहुत इधर रह गया। तो अब यही उससे आपसे उसमें क्या करना है, आपको मिलान करना है, सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इतना परेशान होने की जरूरत है। देखो कौन सा होगा, छत्तीसगढ़ है देखो, उड़ीसा भी है और आंध्र प्रदेश भी ऑप्शन हो। इजी क्वेश्चन है, इसको मैं टफ में नहीं मानता हूं। ठीक है, अब आता देखो पश्चिमी घाट के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। एक दो क्वेश्चन अब आगे आएंगे जो कंसेप्चुअल होंगे। देखो पश्चिमी घाट के संदर्भ में असत्य कथन है, कौन सा असत्य कथन है, देखो इसका उत्तरी भाग बेसाल्ट से निर्मित है, ये तो सत्य है। आपने पढ़ा होगा महाराष्ट्र का पठार, वो जो पूरा इलाका है वहां पर वो रीयूनियन हॉटस्पॉट के से गुजरा था, तो वहां पर मैग्मा का उत्सर्जन हुआ था, बेसाल्टिक मैग्मा का, और वो पूरे इलाके में फैल गया था। यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, सेकंड ट्रैप किसे कहते हैं। तो वो इलाका जहां पर बेसाल्टिक मैग्मा निकला जब भारत रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरा था, तो जहां जहां वो फैल गया वो सब क्या था, पश्चिमी घाट भी उसके अंदर आता है। तो इसका ऊपरी जो उत्तरी भाग है वहां पर बेसाल्ट है।
दूसरा, इसकी सर्वोच्च चोटी अन्नाईमुड़ी है, ये तो है ही दक्षिण भारत में अन्नामलाई हिल पर अन्नाईमुड़ी इसकी सर्वोच्च चोटी है। दूसरा, यहाँ पर देखो डी पढ़ते हैं, यहाँ पर लेटराइट मृदा पाई जाती है, लेटराइट सॉइल मिलेगी मिलेगी यहाँ, क्योंकि यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। तो वो मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्र जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा है, शुष्क और आर्द्र ऋतुएं एकांतर क्रम में आती हैं, वहां पर लेटराइट सॉइल पाई जाती है। तो इसमें लेटराइट सॉइल वेस्टर्न घाट पर पाई जाती है, तो कोई गलत बात नहीं है। तो ये 5 राज्यों में फैला है, यहां पर एरर। तो देखो 5 नहीं है, कई सारे राज्यों में फैला है, कई सारे राज्य और यूटी में। देखो ऊपर गुजरात से शुरू होगा, गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, गोवा हुआ, कर्नाटक हुआ, केरला हुआ और तमिलनाडु, 6 तो यही हो गए। तो 5 नहीं है। स्टेट की बात करें तो 6 हो जाएगा, अगर इसके साथ यूटी जोड़ ले तो पुडुचेरी भी है, इसके बाद दादर नागर हवेली भी है, तो ये सब भी तो इसके अंदर शामिल है। तो 5 नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत है। इट मीन्स ये वाला उसने पूछा क्या? असत्य कथन पूछा, ये सही है, ये भी आपका इससे क्वेश्चन हो जाएगा। अब आता है ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में असत्य क्या है। देखो इसका स्रोत पश्चिम तिब्बत का आंगसी ग्लेशियर है, ये सही कह रहे हैं, आंगसी ग्लेशियर है इसका स्रोत। नमचा बरवा के समीप ये यू टर्न लेती है, तो ये बात सही है, ये यूं घूम के आती है और यहां से ऐसे यू टर्न लेती है और फिर यहां पर आके ऐसे बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो यहां तिब्बत से निकलेगी, फिर पूरा का पूरा तिब्बत में ऐसे घूम के यहां पर वहां जहां पर क्या है सिंटेक्सियल बैंड है वहां से मुड़ेगी, इसे हेयर पिन बैंड भी कहते हैं। यू टर्न लिया और यहां से क्या करेगी, फिर ये असम में होती हुई बांग्लादेश में घुस, और इधर से भारत की गंगा नदी आती है, ये दोनों आपस में, गंगा जो है वो जब प्रवेश करती है बांग्लादेश में तो उसको पद्मा कहते हैं, ये जब प्रवेश करती है तो इसको जमुना कहते हैं। ये दोनों आपस में मिलकर पद्मा के नाम से नीचे बहती हैं और फिर इनमें मेघना मिल जाती है। जब मेघना मिलती है तो इसको पूरी को मेघना कहा। तो यहां पर देखो फिर लिखा है कि दिबांग, कामेंग, लोहित, मनास, तीस्ता सब इसकी सहायक नदियां। हाँ सही है, दिबांग भी इसकी है, कामेंग भी इसकी है, लोहित भी, मनास, तीस्ता ये सब इसकी सहायक नदियां। और फिर कह रहा है गंगा नदी से मिलने के पश्चात इसे जमुना कहते हैं। नहीं, जमुना नहीं, ठीक है, जमुना इससे मिलने से पहले, इसके बाद ये पद्मा नाम से ही आगे बहती है, फिर इसमें मेघना मिलती है तब इसको मेघना कहा जाता है। तो ये डी वाला इसका कथन क्या है, कौन सा कथन असत्य है? ये कथन इसका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, तो डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो दो विभिन्न प्रजातियां विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में समान निकेत कहलाता है। देखो ये क्या कह रहा है, दो विभिन्न प्रजातियां हैं और दो भिन्न भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में रह रही हैं, मतलब एक क्षेत्र में नहीं है, अलग अलग क्षेत्रों में रह रही हैं। मान लो कि इंडिया हो और मान लो दूसरा कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका हो, तो एक प्रजाति यहां रह रही है और दूसरी प्रजाति वहां रह रही है नॉर्थ अमेरिका में। तो इसमें देखो क्या कह रहा है, देखो इंग्लिश में पढ़ो इसको, इंग्लिश में लिखा है द कॉमन इकोलॉजिकल निश ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड। मतलब कह रहा है कि दो डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया है और वहां पर दो अलग अलग स्पीसीज हैं और उनका इकोलॉजिकल निश क्या है, लगभग कॉमन है, सिमिलर है। मतलब देखो निश का कंसेप्ट हमने लास्ट क्लास में देखा था, मतलब लास्ट टेस्ट में देखा था। निश का होता है कि वो माइक्रो हैबिटेट, वो छोटा सा छोटी जगह है जहां पर किसी जीव के लिए या उसके विकास के लिए सभी परिस्थितियां अनुकूल होती हैं। एक परिभाषा तो ये बताती है। दूसरा बताता है उसकी कार्यात्मक भूमिका, कि उसका उस पूरे की पूरी समुदाय में उसकी क्या भूमिका, उसका क्या काम है, उसका रोल क्या है। तो निश का अर्थ रोल से भी होता है कि उसकी क्या कार्यात्मक भूमिका, उसकी क्या उस पूरे के पूरे इकोसिस्टम में उसका क्या रोल है। वो शाकाहारी है, मांसाहारी है, स्क्वेंजर है, या जो मरे हुए जीवों को खाता है वो है, उसकी क्या भूमिका है उस पूरे के पूरे कम्युनिटी में, उसको भी निश बताता है। तो ये एक तरह से क्या कह रहा है कि दो प्रजातियां अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं, एक इंडिया में रह रही है, एक नॉर्थ अमेरिका में रह रही है, लेकिन दोनों का निश सेम है, मतलब दोनों की भूमिका सेम है, दोनों लगभग सेम काम करती हैं। तो ये कौन हो सकती हैं जिनकी भूमिका लगभग क्या हो, सेम हो? तो इसे क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट, मतलब जो पारिस्थितिकी समतुल्य। क्या कहेंगे इनको हिंदी में? पारिस्थितिकी समतुल्य, अर्थात दोनों की भूमिका सेम है। अब इसका एग्जाम्पल देके देखते हैं। जैसे भारत में टाइगर या तेंदुआ और नॉर्थ अमेरिका में जगुआर, दोनों मांसाहारी हैं। भारत में
अगर टाइगर की बात कर लें या इसकी लेपर्ड की बात कर लें, हम तेंदुए की बात कर लें, और वहां का जो जगुआर है, दोनों की भूमिका क्या है? सेम है इकोसिस्टम में। दोनों मांसाहारी हैं, दोनों शाकाहारी की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो दोनों की भूमिका क्या रहती है? सेम रहती है, या दोनों के कार्य सेम रहते हैं लेकिन रहते अलग अलग जगहों पर हैं, उसे बोलते हैं इकोलॉजिकल। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बायो इंडिकेटर मैं आपको लास्ट क्लास में बता ही चुका हूं। प्रभावी प्रजातियां भी हम पिछले टेस्ट में डिस्कस कर चुके हैं। ये सवाल हमारा हो चुका है। ये 20 नंबर क्वेश्चन। अब देखो ये कह रहा है पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह क्षेत्र। समुद्री उत्प्रवाह क्षेत्र का अर्थ क्या हुआ? कि ऐसे क्षेत्र जहां पर अपवेलिंग होती है। देखो इसको भी इंग्लिश में पढ़ते हैं। कई बार कुछ क्वेश्चन अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। देखो ये कहना है मैरीन अपवेलिंग जोन्स, मतलब जहां पर अपवेलिंग होती है, ठीक है, आर इंपॉर्टेंट इन टर्म ऑफ इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी बिकॉज दे इंक्रीज द मैराइन प्रोडक्टिविटी थ्रू द फॉलोइंग मीन्स। कह रहा है कि पारितंत्र उत्पादकता के संबंध में समुद्री उत्प्रवाह क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि निम्नलिखित माध्यमों से समुद्र की उत्पादकता बढ़ाते हैं। मतलब जो अपवेलिंग जोन है, देखो ये वाली हिंदी कई बार समझ में नहीं आती है, उत्प्रवाह का अर्थ क्या हुआ, तो थोड़ा सा क्या करो, इंग्लिश में जाके देख लो। तो उत्प्रवाह का अर्थ क्या है? अपवेलिंग जोन। कि जो अपवेलिंग जोन है वहां पर प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता क्यों ज्यादा होती है, ये क्वेश्चन पूछा है। अब देखो इसमें क्या होगा। ऑप्शन पहला कह रहा है कि अपघटक सूक्ष्म जीवियों को सतह पर लाकर, ठीक है। दूसरा पोषक तत्वों को सतह पर लाकर। तीसरा अधस्तलीय जीवों को सतह पर लाकर। तो देखो अपवेलिंग जोन क्या होते हैं। देखो अपवेलिंग जोन की अगर हम बात करें तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जैसे पानी पानी जो होता है सरफेस पर आ जाता है। ये मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन है, यहां पर अपवेलिंग का अर्थ क्या होगा? ये नीचे से पानी क्या हो रहा है? सरफेस पर आ रहा है, इसे बोला जाता है अप। और अगर यहां पानी नीचे सब्सिडाइज कर जाए, ऐसे नीचे सिंक कर जाए, तो इसे बोलते हैं डाउन वेलिंग। डाउन। अब जब ये क्या करता है, जब ये नीचे से ऐसे ऊपर आता है तो अपने साथ बहुत सारे पोषक तत्वों को लेके आता है। जब ये पोषक तत्व इस सरफेस पर यहां आएंगे, इन पोषक तत्वों की वजह से क्या होगा? यहां पर बहुत सारे पोषक तत्व आ जाएंगे। ये नीचे से जब आएगा पानी ऊपर की ओर तो पोषक तत्व सरफेस पर ले आएगा। तो इससे क्या होगा? पादप प्लवकों की संख्या बढ़ जाएगी। फाइटोप्लैंक्टन सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे ब्लू ग्रीन एल्गी शैवाल होते हैं, तो इनकी संख्या, पादप प्लवकों की संख्या बढ़ जाएगी। तो इनको खाने वाले जू प्लैंक्टन्स हैं, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो इनको खाएंगे, इनकी संख्या बढ़ जाएगी। जब इनकी संख्या बढ़ेगी तो छोटी छोटी मछलियां जो इन्हें खाती हैं उनकी संख्या भी बढ़ जाएगी। जू प्लैंक्टन्स पे निर्भर है। इनको खाने वाली क्या हो जाएंगी? लार्ज फिश। इस तरह से क्या होगा? देखो पूरा का पूरा इकोसिस्टम यहां पर बन जाता है। पूरा यहां पर क्या हो जाएगा? बायोडायवर्सिटी बढ़ जाएगी। इसमें अपवेलिंग का क्या रोल है? ये न्यूट्रिएंट्स को सरफेस पर लेकर आती है, ना कि दूसरे काम करती है जो इस ऑप्शन में हमने लिखा हुआ है। उस पर चले। देखो अब यहां पर लिखा है कि अपघटक सूक्ष्म जीवियों को सतह पर लाकर, अपघटकों और सूक्ष्म जीवियों को सतह पर थोड़ी लाती है, किसको लाती है? पोषक तत्वों को सतह पर लाती है। तो ये तो नहीं हो सकता, ये हुआ। दूसरा अधस्तलीय जीवों को सतह पर लाके, ये भी नहीं है। तो मेन इसका रोल क्या? केवल दो, बी। तो ये वाला इसका ऑप्शन हो। अब देखो यहां लिखा है जैव विविधता निम्नलिखित माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई। अगर है जैव विविधता निम्नलिखित माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी है, अर्थात ये क्या पूछ रहा है? जैव विविधता का क्या इंपॉर्टेंस है, कि मानव के अस्तित्व में उसके क्या रोल है, उसके महत्व को पूछ रहा है। तो कई बार देखो अर्थ को लेना होता है, शाब्दिक अर्थ को ना जाकर वो क्या कहना चाह रहा है वो पूछना होता है। आगे देखो, सबसे पहले मृदा का निर्माण। जैव विविधता के माध्यम से मृदा का निर्माण तो होता ही है। प्लांट्स हैं वो अपना क्या करते हैं? बायोमास होता है, उससे ह्यूमस की प्राप्ति होती है। तो मृदा निर्माण में इनका रोल रहते रहता है जैव विविधता का। ये नीचे की मिट्टी को ऊपर लाना, ऊपर की को नीचे, बायोटर्बेशन जिसे कहते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को ये उपलब्ध कराते हैं। तो मृदा निर्माण में इनकी भूमिका है। दूसरा, मृदा अपरदन को रोकने में। अब जहां पर भी फॉरेस्ट होंगे वो सॉइल इरोजन को रोकेंगे, उसकी जड़ें उनको बांधे रखती हैं। दूसरा, अपशिष्टों का पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग भी करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? वापस से मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स को लेके जाएंगे। मान लो कि इस प्लांट की डेथ हो गई तो वो उसको डिकम्पोज कर देंगे। डिकम्पोज कर देंगे तो जो उसके अंदर पोषक तत्व थे वापस से सॉइल में चले जाएंगे, और जिन्हें पुनः क्या करेंगे? दूसरे पादप प्राप्त कर लेंगे। तो रिसाइकलिंग करते रहते हैं।
कोई जीव मरता है तो उसका भी वो अपघटन करते हैं, उनके अपघटन से भी जो पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स है, वो सॉइल में चले जाते हैं, फिर प्लांट उसको वापस से क्या करते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो एक तरह से रिसाइकलिंग बनी रहती है, जिससे क्या रहता है, जिससे बायोडायवर्सिटी बनी रहती है। मानव का आधार है यही सब, मिट्टी की उपजाऊपन बना रहेगा। ठीक है। फिर सदस्य परागण, ये परागण में भी, पॉलिनेशन में इनका बहुत रोल है। बैट हुई, तितलियां हुई, ये सब क्या करते हैं, परागण करते हैं। इन्हीं की वजह से फसलें हो सकती हैं, इन्हीं की वजह से क्या है, पूरी की अर्थ पर जो प्लांट डायवर्सिटी है उसका रीजन है ये। तो ये चारों के चारों ऑप्शन क्या होंगे, इसमें सही होंगे। मृदा निर्माण में भी रोल है, मृदा के अपरदन को भी रोकती हैं, अपशिष्टों का भी पुनर्चक्रण करती हैं, और सदस्य इसके क्या, ये परागण में भी इसका हेल्प, ये क्या होंगे, चारों के चारों ऑप्शन इसके सही होने चाहिए। तो डी होगा 1 2 3 एंड। देखो, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या लिखा है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड। ये कह रहा है कि वायुमंडल में CO2 का जो लेवल बढ़ रहा है उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। वो क्यों हो रही है, तो अब देखो इसमें, नंबर 1, वायु में उपस्थित जलवाष्प को अवशोषित कर उसकी ऊष्मा को संचित करती है। क्या है, वायु में उपस्थित जलवाष्प को अवशोषित, कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प को थोड़ी अवशोषित करेगी, उससे गर्मी थोड़ी बढ़ेगी, तो नहीं हो सकता, पहला गलत हो गया। दूसरा, सौर विकिरण के पैराबैंगनी अंश को अवशोषित करती है, CO2 नहीं, पैराबैंगनी को नहीं अवशोषित करती। पैराबैंगनी तो ओजोन अवशोषित करता है, अल्ट्रावायलेट रेज को, ये नहीं होगा। संपूर्ण सौर विकिरण को अवशोषित करती है, नहीं, ये भी नहीं होगा। सौर विकिरण के अवरक्त अंश को, इंफ्रारेड को अवशोषित करता है। तो CO2 क्या करती है, इंफ्रारेड को अवशोषित करती है, दीर्घ तरंगों को अवशोषित करती है, इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो इन सब में सही ऑप्शन कौन सा होगा, सबसे ज्यादा डी होगा। तो यहां पर डी इसका ऑप्शन होता है 24 में। तो यहां पर आपका क्या हो जाता है, ये पेपर पूरा कंप्लीट। के बाद साइंस के क्वेश्चन शुरू। तो देखो, इसको पूरा हमने क्या किया, डिटेल में देखा है, और आप लोग भी क्या करेंगे, ये एक तरह से सिर्फ आपको आंसर बताने का एक प्रक्रिया नहीं है, इससे आपके जो कंसेप्ट हैं, जो थोड़ी मोटी कमी रह जाती हैं, वो क्लियर हो जाएंगे, और इनसे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन अगर वहां आएगा आसपास का, तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाए। तो अब नेक्स्ट सेशन देखेंगे इसके बाद।